एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज में अभी हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी। तो क्लास 10th की जो ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं, इसमें आपको मालूम होगा यह दो पार्ट में आने वाला था। तो पहला जो पार्ट 1 है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं और आज की जो बारी है पार्ट 2 की है। तो पार्ट 2 में हम लोग आज कवर करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी के अंदर 3 से 4 अभी चैप्टर बाकी रह गया है, तो उसको हम लोग आज कवर करेंगे। और क्लास 10th की जो ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं, आपको बता चुके हैं कि इसमें एनसीईआरटी और साथ में आपको जो एससीईआरटी है, तो हम लोग इन दोनों को मिलता जुलता यहाँ पे क्लास लाए हैं। और इसमें जो क्लास 10th की ज्योग्राफी है, आपको इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए हैं, साथ में आपको जितने भी एमसीक्यू, जो आपको ये दोनों बुक का एनसीईआरटी और एमसीक्यू में शामिल किया गया है, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर से भी जो अगर क्वेश्चन यहाँ पे मिला है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर वाला, यानी बीपीएससी 2.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए आपके लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और जहाँ पे कल लाकर हम इसको छोड़े थे वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो चैप्टर है इसका नाम है उद्योग यानी निर्माण उद्योग। तो चलिए हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये निर्माण उद्योग होता क्या है। तो यहाँ पे जो उद्योग होता है, देखिए, कच्चे माल के आधार पे तुलनात्मक अधिक मूल्यवान और किसी वस्तु को उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्माण उद्योग। यानी देखिएगा, जो उद्योग चलता है वह कच्चा माल के आधार पर ही चलता है। तो कच्चा माल के आधार पर अगर हम देखें, तो कच्चे माल की तुलना में किसी वस्तु को देखिएगा अधिक जब मूल्यवान बनाया जाता है, जब इसको अधिक उपयोगी बनाया जाता है, तो यहाँ पे बहुमूल्य और उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं उद्योग। यानी आप कोई भी जो है कच्चा माल है, अगर उसको आप अधिक बहुमूल्य बना दीजिए, अधिक उपयोगी बना दिए, और वो जो जिस क्रिया से गुजर रहा है, जिस औद्योगिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्माण उद्योग। जैसे मान लीजिए आपके पास मिट्टी है, तो मिट्टी जो है मान लीजिए आपके पास ये कच्चा माल के रूप में है। जब इसी को हम लोग मकान बना देंगे, मिट्टी का जब मकान बना देंगे, तो यहाँ पे आपको ये मकान जो हो गया आपके लिए उपयोगी हो गया। तो यहाँ पे इसके बीच में जो क्रिया चला है, यानी आपको जो निर्माण उद्योग है, जैसे आपके घर में जो है बिल्डर्स आता है, जो आपको बिल्डर जो आपको घर बना रहा है, तो यहाँ पे एक उद्योग वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निर्माण उद्योग। तो उसी प्रकार जैसे देखिए पेड़ पौधा है, या आपको मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ से हम लोग कागज बना दिए, तो कागज का जो फैक्ट्री होता है या इसको बनाता है, तो यहाँ पे यह पेड़ जो है कच्चा माल है, और उद्योग जो है यहाँ पे आपको पेड़ को ही हम लोग यहाँ पे अधिक उपयोगी और अधिक जो है बहुमूल्य बना लिए। तो लेकिन ये बनाए कैसे, तो यहाँ पे कोई एक प्रक्रिया चला है, और वो प्रक्रिया कौन चला है, तो उस यहाँ पे औद्योगिक प्रक्रिया चला है, और उसी औद्योगिक प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निर्माण उद्योग। तो यही होता है आपके निर्माण उद्योग, आप समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, कहीं पे जो है उद्योग स्थापना के लिए वहाँ पे बहुत सारे कारक होते हैं, यानी बहुत सारा फैक्टर वहाँ पे काम करता है। कहीं भी जो है आप ये नहीं कि हाँ कहीं भी स्थापना कर लीजिए कहीं पे, तो वैसे नहीं चलता है। सबसे पहले वहाँ पे कच्चा माल मिलना जरूरी है। देखिएगा, जहाँ पे कच्चा माल होता है वहाँ पे आपका उद्योग स्थापना ज़्यादा होता है। कच्चा माल को यहाँ पे देखिए उत्पादित करने के लिए आपको ईंधन चाहिए, जैसे कोयला चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, तभी किसी वस्तु का उत्पादन आप कर सकते हैं। साथ में पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के कहीं भी आपको उद्योग धंधा शुरू नहीं कर सकते हैं। साथ में श्रम चाहिए, यानी आपको वहाँ पे लेबर चाहिए। साथ में अगर मान लीजिए कोई अगर वस्तु उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ पे उसको यातायात के लिए कहीं दूसरे जगह भेजने के लिए आपको यातायात का सुविधा चाहिए। उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। वहाँ पे जलवायु भी निर्भर करता है कि हाँ ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, ज़्यादा गर्मी हुआ तो वहाँ पे अच्छा से काम धंधा नहीं चलेगा, ज़्यादा ठंडा भी हुआ तभी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जलवायु भी निर्भर करता है। साथ में सरकारी नीति, कि हाँ आपका सरकार जो है उद्योग धंधा के साथ कितना आपको जो है आपका लॉयल है, कि हाँ हम इतना टैक्स लगाएंगे, इतना सामान लेंगे, उतना भेजेंगे, इतना ही बेचना है, इतना ही बनाना है। तो ये सब जो क्रिया है, ये सब जो फैक्टर होते हैं किसी भी जगह उद्योग स्थापना के लिए जरूरी होता है, तभी वहाँ पे जो है आप उद्योग स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर में, देखिए 2 नंबर में है कि उद्योगों के विकास से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। बिल्कुल बात सही है। जहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे जो फैक्ट्री है, जहाँ पे उद्योग है, वहाँ पे देखिएगा जो लोग रहता है, वहाँ के जो लोगों का जीवन स्तर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। क्योंकि जो उद्योग धंधा है लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। तो जहाँ पे ज़्यादा रोजगार मिलेगा वहाँ पे तो लोग जीवन स्तर ऊंचा होगा ही। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है, आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योगों को देखिए यहाँ पे कैसे कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले बांटा गया है स्वामित्व के आधार पे, यानी मालिकाना हिसाब से, यानी हाँ इसका कौन मालिक होता है उसके हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पहला इसमें है सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब इसका जो है संचालन करेगा वह सरकार करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस जैसे एग्जांपल दिया है कि समुद्री जहाज निर्माण, तो समुद्री जहाज का जो निर्माण होता है, जो उद्योग होता है,
वो आपको किसके अंडर होता है? वह सरकार के अंदर होता है। इसका जो मालिक होता है वह सरकार होता है। बिना सरकार के परमिशन से यह सब नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कौन सा? तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण। इसी में आपको अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बुक में आपके दिया था भेल। भेल जो होता है आपको BHEL, यानी आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, साथ में आपको सेल भी लिख सकते हैं, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब जो होते हैं आपको सार्वजनिक उदाहरण है, यानी आपको इसका मालिक जो है सरकार होता है। उसके बाद देखिए निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब अपना, यानी आपको इसका जो मालिक होता है वो निजी व्यक्ति होता है। जैसे आपको देखिए जमशेदपुर टाटा जो है जमशेदपुर का जैसे टिस्को कंपनी है, तो आपको ये इस्पात कंपनी है। और यहाँ पे ये जो है इसका मालिक कौन है? तो आपको एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे जमशेद जी टाटा। तो यहाँ पे ये जो है आपको निजी कंपनी हो गया। साथ में आपको डाबर जो सुने होंगे, डाबर कंपनी, जो आपका डाबर है, जैसे ये हो जाएगा। साथ में आपको बजाज ऑटो सुने होंगे। तो यहाँ पे ये सब जो है आपके निजी कंपनी है, यानी इसका मालिक एक व्यक्ति है, या कोई प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद देखिए सहकारी आपका है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो सहकारी क्षेत्र में क्या होता है? इस उद्योग में मान लीजिए जो भी कोई व्यक्ति अपना श्रम दे रहा है, चाहे आपको उसमें कोई वस्तु प्रदान कर रहा है, जैसे आपको कच्चा माल दे रहा है, मान लीजिए इसमें कोई श्रमिक काम कर रहा है, या अपना जो है कोई व्यक्ति जो है इसमें कच्चा माल दे रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों हो सकता है, कच्चा माल देने वाला या श्रमिक भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सहकारी क्षेत्र। जैसे यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में जितने भी अधिक चीनी की मिलें हैं, इसी टाइप से बनाया गया है। कोई खेत से ले आकर मान लीजिए आपका कच्चा माल जैसे गन्ना दे रहा है, तो वो भी मालिक हो सकता है। उस क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो भी हो सकता है, या दोनों मिलकर भी हो सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग। और अगला होता है इसमें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त में क्या होता है? तो यहाँ पे आपको ये दोनों हो सकता है। संयुक्त मतलब दोनों, चाहे आपको मान लीजिए सरकार भी और कोई आपको यहाँ पे जो लोग हैं जैसे निजी भी, यानी आपको संयुक्त में यहाँ पे सरकार भी रह सकता है, या आपको कोई निजी व्यक्ति भी रह सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपको संयुक्त क्षेत्र। और इसके उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। देखिए अगला जो बंटवारा हुआ है कार्य के आधार पर हुआ है कि हाँ कार्य इसका कैसा होता है। तो एक इसमें होता है देखिए आधारभूत उद्योग, और दूसरा होता है उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत क्या होता है? आधारभूत मतलब किसी चीज़ का आधार हो। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर हम वह ऐसा उद्योग, जैसे मतलब जैसे कच्चा माल, जो इसका जो कच्चा माल होता है वो पर डिपेंड करता है दूसरा उद्योग भी, यानी दूसरा उद्योग भी बनाने के लिए आपको इस पे डिपेंड करता है। जैसे लोहा है, देखिए लोहा जो है आपको एक कच्चा माल के रूप में भी काम करता है। तो कच्चा माल कैसे काम करता है? जब देखिएगा लोहा का मान लीजिए हम पुल बना लिए, लोहा का साइकिल बना लिए, तो यहाँ पे जो साइकिल उद्योग है और यहाँ पे जो पुल बनाता है, ये सब डिपेंड करता है किस पे? तो आपको लोहा पे। यानी दूसरा जो उद्योग है अगर इस पे डिपेंड करता है, इसी को आधार लेकर अपना चलाता है अपना उद्योग, तो उसको हम बोलते हैं आधारभूत। यानी इसका जो कच्चा माल होता है इसके सहायता से दूसरा उद्योग भी चलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आधारभूत। और दूसरा उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब जो किसी वस्तु को उपभोग कर रहा है, यानी उस वस्तु को यूज कर रहा है। तो यानी आपको किसी सामान को यूज करने वाला, जैसे आपका चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग आपको यूज कर रहे हैं, कागज उद्योग, तो इस सब कहलाता है उपभोक्ता उद्योग। तो यहाँ पे यह कार्य के आधार पर बांटा गया है। अब हम देखेंगे भार के आधार पे। भार के आधार पे यानी हल्का भारी। तो यहाँ पे देखिए भारी उद्योग यानी बड़े पैमाने पे जब होता हो, तो जैसे लोहा हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, तो ये बड़े पैमाने पे होता है तो आपको भारी उद्योग हो जाएगा। और हल्का उद्योग यानी छोटा मोटा जो उद्योग चल रहा है, जैसे आपका साइकिल का निर्माण या खिलौना का हो गया, तो ये सब आपके हल्का उद्योग हो जाएंगे। अंक नंबर देखिए कच्चा माल की प्रकृति के आधार पर कि यहाँ कैसे कैसे कच्चा माल मिलता है। तो पहला इसमें है कृषि आधारित, यानी आपको अगर जो है कृषि से कच्चा माल मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कृषि आधारित। जैसे देखिए चीनी, तो चीनी मिल रहा है किससे? तो आपको गन्ना से। तो गन्ना जो है आपको खेत से मिलता है, यानी कृषि आधारित उद्योग है। जैसे खाद्य तेल है, तेल जो है मान लीजिए सरसों से आप तेल प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरसों मिलता है खेत से। सूती कपड़ा कहाँ से बनता है? तो कपास से। तो ये सब मिल रहा है खेत से। जूट उद्योग यहाँ पे जूट से मिलता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी उद्योग का कच्चा माल अगर खेत से मिल रहा है, कृषि से मिल रहा है, तो वह कृषि आधारित उद्योग कहलाएगा। उसी प्रकार देखिए खनिज आधारित उद्योग, यानी इसका जो कच्चा माल है वह खनिज से मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लोहा इस्पात उद्योग, तो यह लौह अयस्क से बनता है। जैसे तांबा आपका जो बनता है तो बॉक्साइट से बनता है। तो यहाँ पे ये सब जो है आपको इसके जो है आधार, इसका जो कच्चा माल है वह उद्योग से मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं खनिज आधारित उद्योग। जैसे अगला देखिए वन आधारित उद्योग, यानी वन मतलब यानी वन से कच्चा माल मिलता है। जैसे कागज है, तो कागज किससे मिलता है? आपको वन से, यानी पेड़ पौधा से। तो यहाँ पे यह कागज उद्योग जो है वन आधारित होगा। लाह उद्योग, ये भी आपको जो लाह बनता है वो वन से मिल से चीजों से बनता है। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग बोलेंगे वन आधारित उद्योग। तो यहाँ पे ये भी समझ लिए होंगे। अब देखिए क्रियाकलाप के आधार पर देखिए बांटा गया है। जैसे क्रियाकलाप में देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थी। तो जब आर्थिक क्रिया में आप लोग पढ़ते होंगे ये सब चीजें कि हाँ 3 क्रिया होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रथम आर्थिक क्रिया में आपका दूसरा, पहला में आता है कृषि, दूसरा में आता है उद्योग,
और तीसरा में आता है आपका क्या, तो यहाँ पे आपका सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे भी आपका 3 ऐसा ही आता है। और हालांकि इसमें एक चौथा जुड़ जाता है जिसमें होता है शिक्षण कार्य। तो यहाँ पे बस एक शिक्षण कार्य अलग से याद रखिएगा, यहाँ पे हम याद रखने के लिए आपको बताए हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, प्राथमिक जो क्रिया है उसमें आपको कृषि वाला कार्य आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक जो है कृषि कार्य हो गया, साथ में इसमें पशुपालन आता है, खनन, मत्स्य पालन। वैसे भी आपको जो कृषि जो प्राथमिक क्रिया आता है वो आपको इसी में आता है, कृषि कार्य में भी आपको पशुपालन और मत्स्य पालन भी आता है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है आपको व्यवसाय वाला, यानी देखिए आपको उद्योग वाला। तो यहाँ पे जैसे देखिए सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, और तीसरा जो सेवा क्षेत्र जैसे परिवहन हो गया, वाणिज्य हो गया, व्यापार हो गया, और चौथा जो है इसमें शिक्षण प्रशिक्षण आता है। तो इसमें एक लास्ट में चौथा जुड़ जाता है, तो आप यहाँ पे देख लिए होंगे। अब हम देखिए एक और बांटा गया है अवर्गीकृत के आपको आधार पे। जैसे यहाँ पे कोई इसका मतलब अवर्गीकृत है, यानी कहीं भी इसको शामिल नहीं किया, जैसे बीड़ी उद्योग हो गया, पाव रोटी हो गया, ग्रामीण उद्योग हो गया, ये सब जो है आपको अवर्गीकृत है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है, निर्माण उद्योग जो है किसी देश की अर्थशास्त्र की रीढ़ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब जहाँ पे देखिएगा जहाँ पे औद्योगिक चीजें, यानी आपको जहाँ पे उद्योग व्यापार ज्यादा है, धंधा ज्यादा है, वहाँ पे जो है लोग जीवन स्तर उसका ऊंचा रहता है। साथ में वहाँ पे लोग को है रोजगार मिलता है, रोजगार मिलने से अपना पूरा जो है पूरा करता है, अपना पूरा जितने भी इच्छा रहता है। तो निर्माण उद्योग आपको किसी देश का अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, क्योंकि उद्योगों से ही आपको आर्थिक रूप यानी देश का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होता है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। यहाँ पे अगला देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है निर्माण उद्योग की स्थापना को बल दिया गया था। आपको मालूम होगा जितने भी पंचवर्षीय योजना हुई थी तो उसका एक विषय होता था। जैसे पहला जो प्राथमिक उसमें था तो उसमें था कृषि, दूसरा में क्या था तो आपको इसमें उद्योग था, उद्योग पे बल दिया गया था। तीसरा में क्या था तो आपको तीसरा में जो है आत्मनिर्भर बोला गया था। सॉरी, तीसरा में जो है आपको ये दोनों को शामिल किया गया था, यानी आपको कृषि और साथ में आपको उद्योग को। चौथा में क्या था तो चौथा में आत्मनिर्भरता था। तो ऐसे ऐसे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो यही भी आपको जो है याद रखना है कि यहाँ पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, तीसरा में आपको यहाँ पे दोनों यानी कृषि प्लस उद्योग, और यहाँ पे आत्मनिर्भरता को शामिल किया गया था। यानी आपको अभी हम पढ़ रहे हैं उद्योग वाला चीज, तो उद्योग वाला कब में था तो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। आगे हम चलेंगे। अब अगला यहाँ पे देखिए कि दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है निर्माण उद्योग कितना हिस्सा प्रदान करता है तो 17%। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले आपको बुक में दिया गया था कि जो पहले था वो 21% दिया करता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 17% दिया करता है। तो 17% हम याद रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय निर्माता प्रतियोगिता विकसित करने के लिए जो है एक आपका काउंसिल बनाया था जिसका नाम है NMCC, यानी आपको नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। तो यहाँ पे यह आपको भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया था। अगला यहाँ पॉइंट दिया कि सूती वस्त्र जो है उद्योग में भारत जो है आत्मनिर्भर है। ये आपको प्राचीन काल से ही जो है आपका भारत में सूती वस्त्र बनाया जा रहा है, और इसमें आपको आत्मनिर्भर है, यानी कहीं दूसरों की सहायता नहीं लेना पड़ता है। ये आपको याद रखिएगा। हालांकि पहले के ज़माने में जो है सूती वस्त्र जो होता था आपको हथकरघा से बनाया जाता था, अब बड़े-बड़े जो मशीन आ गया है उससे बनाया जाता था। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला यहाँ पे कि देश की कुल निर्यात में जो है वस्त्र उद्योग की भागीदारी जो है 30% है। यानी आपको देश में जितना भी कपड़ा भेजा जाता है उसमें जो वस्त्र है वो आपको 30% अकेला आपको हिस्सा जो है आपको कपड़ा, यानी सबसे ज़्यादा कपड़ा ही भेजा जाता होगा। उसके बाद देखिए जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, यानी आपको उत्तराखंड, और इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के जो उद्योग का अभाव है। क्योंकि यहाँ पे देखिए उद्योग का अभाव क्यों है, क्योंकि अभी देखे हैं उद्योग स्थापना के लिए वहाँ पे जो है फैक्टर वहाँ पे काम करता है। जैसे देखिए आपको जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे जरूर जो है आपको जैसे ईंधन की कमी हो सकता है, या आपको वहाँ पे जलवायु अच्छा नहीं है, तो उसके अनुसार से उद्योग में कमी देखने को मिलेगा। जैसे जितने भी पहाड़ी इलाका, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया वही पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जलवायु अच्छी नहीं है, वहाँ पे आपको ईंधन जल्दी नहीं मिलेगा, या वहाँ पे श्रम नहीं मिलेगा, या आपको वहाँ पे बाजार नहीं मिल सकता है। तो उसके वजह से जितने भी पहाड़ी इलाका है, क्योंकि पहाड़ी इलाका पर जो है आपको कच्चा माल हो गया या आपको ईंधन हो गया, ये सब देखने को कम ही मिलता है। इसलिए याद रखिएगा कि कहाँ पे कम देखने को मिलेगा, जहाँ पे पर्वतीय इलाका हो। अगला पॉइंट देखिए, सूती वस्त्र उद्योग जो है हमेशा स्वदेशी पूंजी से विकसित हुआ है। यानी आपको भारत में जो है आपको स्वदेशी जो बढ़ावा देखने को मिलता है सबसे ज्यादा उसमें कपड़ा ही आता है। सूती वस्त्र की पहली मिल जो है कब स्थापित की गई थी तो 1854 में की गई थी, और ये कहाँ पे तो मुंबई में की गई थी। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आज देश में सूती वस्त्र के लगभग जो है 1600 से अधिक मिल स्थापित हो चुका है। देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र कहाँ पे मिलता है तो महाराष्ट्र में मिलता है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको पॉइंट जो है याद रखना है। आगे हम चलेंगे। अगला देखिए 1950-51 में जो है 4 अरब मीटर कपड़ा तैयार किया जाता गया था, जो अब जाकर 34 अरब
वर्ग मीटर हो गया है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कितना बढ़ गया है यहाँ पे आपको कितना 17 सालों में। आगे हम देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि अगला यहाँ पॉइंट दिया है कि भारत को जो है सूत कताई में महारत शामिल है। क्योंकि भारत जो है आपको सूती कपड़ा शुरू से बन रहा है, तो आपको जो सूत काटते थे, आपको मालूम होगा गांधी जी कितना सूत काटते थे। तो यहाँ पे सूत काट में शुरू से ही आपको भारत जो है यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो इसको महारत हासिल हो गया है। और अगला पॉइंट दिया है कि सूती वस्त्रों के विश्व व्यापार में अगर देखा जाए तो भारत की जो भागीदारी है 25% है। यानी टोटल विश्व में अगर सूती वस्त्र कहीं पे अगर भागीदारी यानी भारत को जो उत्पादन देखा जाए तो वहाँ पे 25% है। जबकि रेडीमेड कपड़ा में भारत कितना है, तो मात्र 4% है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। और जूट की पहली जो मिल बनी थी, तो जूट की मिल सबसे पहले स्थापना किया गया था कोलकाता में 1859 में। और कोलकाता में एक जगह है रिसरा, तो रिसरा में ही सबसे पहली बार स्थापना किया गया था जूट मिल का। और कोलकाता के निकट जो है बांसबेरिया से लेकर बिलासपुर तक जूट की मिलें यहाँ पे स्थापित की गई थी। लेकिन जब यहाँ पे बंगाल जो है एक अलग देश बन गया था, बांग्लादेश, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद मालूम होगा आपको पाकिस्तान जो है दो भागों में बटा था। एक आपका जो अभी पाकिस्तान है और साथ में आपका जो एक पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान भी जब आज़ाद हो गया और ये बन गया बांग्लादेश, तो यहाँ पे क्या हो गया, बांग्लादेश का अलग बनने से जो है जितने भी भारत में जो मिल थी वो चल गया बांग्लादेश में और कच्चा माल रह गया भारत में। तो वहाँ पे जाकर कुछ जो है उस समय ये जो जूट उद्योग है वहाँ पे थोड़ा प्रभावित हुआ था। तो ये चीज़ें आपको यहीं पे दिया गया है। और जूट उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 40 किसान लाखों को रोजगार मिलता है। और देश में अभी 77 जो है जूट की मिलें हैं। 2008 में चीनी मिलों की संख्या जो है 615 थी। और चीनी की बात करें तो चीनी उत्पादन में आपको मालूम होगा भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है पूरे विश्व में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना उत्पादन हुआ वो लिखा गया है। और भारत में जो है ऊनी वस्त्र की बात करें तो ऊनी वस्त्र जो है 50 मिले पंजाब में है अकेले। और भारत में विश्व की लगभग 3% जो है भेड़ पाया जाता है। जितने विश्व में भेड़ है भारत में 3% पाया जाता है। और दक्षिण भारत में जो है चीनी मिलों की सर्वाधिक जो संख्या वो कहाँ पे है, तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो ये आपको याद रखिएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में इधर ज़्यादा मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में मिलता है। गुजरात की अधिकांश जो चीनी मिलें है वह सूरत में स्थापित है। और देश में कागज उद्योग की पहली जो मिल बनी थी वो आपको 1812 में बनी थी। लेकिन इसका वास्तविक जब विकास हुआ था तो 1882 में हुआ था। तो पहली बार 1812 में, लेकिन यहाँ पे जो है वास्तविक जो इसका पूछे तो 1882 में बना था। 1882 में जो है कहाँ पे, तो आपको टीटागढ़ पेपर नाम से मिल बना था 1882 में। और ये चीज़ याद रखिएगा। 1947 के पहले अगर हम बात करें तो भारत में जो है 15 कागज की मिलें थी। और आज देश में जो है 600 कागज मिल जो है आपको कार्य कर रहा है। और साथ में 58 लाख टन कागज के यहाँ पे और गत्ते का यहाँ पे यह कागज तैयार कर रहा है। तो ये सब आपको चीज़ें याद रखिएगा। और कागज उद्योग के कच्चे माल अगर हम देखें तो कागज उद्योग जो है बांस से बनता है, सौवा घास से बनता है, गन्ने की खोई जो होती है, यानी गन्ना का देखिएगा रस निकाल के बाद जो बच जाता है आपको अवशिष्ट पदार्थ, उससे भी कागज बनता है। साथ में रद्दी कागज से बनता है। और आपके फटे पुराने कपड़े जो होते हैं उससे भी जो है कागज उद्योग बनते हैं। यानी ये सब कागज उद्योग के कच्चे माल है। अगला यहाँ पॉइंट दिया गया है कि तेल में से चर्बी निकालकर या कम करके तैयार किए गए तेल को जो है रिफाइंड तेल कहा जाता है। यानी आपको जो ओरिजिनल तेल होता है, जब इसमें आपको फैट निकाल दिया जाता है या इसको कम कर दिया जाता है, उसके बाद जो तेल बचता है उसी को बोला जाता है रिफाइंड तेल। जैसे आपको सुने होंगे सोयाबीन रिफाइंड तेल। तो यहाँ पे उसमें से जो है आपको फैट निकाल कर यह तैयार किया जाता है। और भारत में जो है लोहा इस्पात का कारखाना जो है 1874 में कुल्टी नामक जगह पे खोला गया था। और आज ये जो कारखाना है इसका नाम हो गया है इसको, इसको बोलते हैं हम लोग इसको, IISCO, इसको जो है इसका संयुक्त क्षेत्र है। और लोहा इस्पात का आधुनिक ढंग का जो सबसे बड़ा कारखाना जो है, सबसे पहले अगर पूछे तो वह 1907 में खोला गया था साकची में, झारखंड में। तो जमशेदपुर टाटा के द्वारा खोला गया था। और यहाँ पे जो है इसका जो नाम है वर्तमान में जो है टिस्को देखा जाता है। तो यही आपका जो टिस्को जमशेदपुर साकची जो देखे हैं, यहीं पे आपको यह स्थापित किया गया था। और ये सबसे पहले स्थापित किया गया था टिस्को को 1919 में बर्नपुर में। और 1923 में भद्रावती में जो है लोहा इस्पात का कारखाना खुला था। तो ये जो आप देख रहे हैं 1919 में, ये आपका जो बर्नपुर पड़ता है ये वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये जो आपका भद्रावती है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ कहाँ पे कब खुला था। तो यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल यानी बर्नपुर में 1919 में, और 1923 में आपको महाराष्ट्र में भद्रावती में लोहा इस्पात की स्थापना हुई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो है राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये जो है आपके लौह इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। चार आपको फेमस नाम सुने होंगे लौह इस्पात का।
इसका एक ट्रिक भी है, जैसे हम लिख ही देते हैं उसका। देखिए भीरू, राज, दुबरी और यहाँ पे बोस। अगर आप 4-5 बार इसको लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं एक क्रम में, आपको भीरू, राज, दुबरी, बोस, भीरू, राज, दुबरी, बोस, तो यहाँ पे भिलाई, और आपको भिलाई जो इस्पात कारखाना है ये आपको रूस के सहयोग से बना है। बहुत एग्जाम में पूछता है कि हाँ आपको किसके सहयोग से बना है, तो भी से भिलाई, रूस से रूस। राज में देखिए र से आपका राउरकेला, और राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से बना है, तो यहाँ पे राउरकेला लिख दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए जर्मनी, तो जर्मनी के सहयोग से यह आपको बना है। तो भीरुराज दुबरी, दुबरी यहाँ पे ब्री है, दुबरी, तो यहाँ पे देखिए आपको दुर्गापुर, और दुर्गापुर जो है आपको ये ब्रिटेन के सहयोग से बना है। और लास्ट में देखिए बोस है, यानी बोस से बोकारो, और स से आपको सोवियत संघ रूस, तो यहाँ पे बोकारो लिख दीजिए और यहाँ पे सोवियत संघ रूस लिख दीजिए, तो आपको ये हो जाएगा इसका ट्रिक। याद रखिएगा भीरुराज दुबरी बोस। तो यहाँ पे यही बात हो रहा था कि भीरुराज, यहाँ पे ये जो 3 जो है इसका स्थापना हुआ था सेकेंड पंचवर्षीय योजना में, और ये जो आपका बोस है आखिरी वाला इसका हुआ था थर्ड पंचवर्षीय योजना में, यानी तीसरा पंचवर्षीय योजना में। तो आपको ऐसे याद रखिएगा, शुरू का जो 3 है वो सेकेंड में, और लास्ट वाला जो है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। तो यही आपको बुक में लिखा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी आपको भीरुराज भी, उसके बाद देखिए हो गया भीरू, राज में रा, और जो है भीरुराज दुबरी, यहाँ पे दुबरी, ये तीनों जो है आपको स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में, और यही अगर पूछे लास्ट वाला बोकारो वाला तो तीसरा में। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि तंबा गलाने के कारखाने जो है झारखंड में है, आपको घाटशिला में, राजस्थान में है खेतरी में, और साथ में तमिलनाडु का जो तुत्तीकुरिन है वहाँ पे तंबा गलाने का जो है कारखाना है। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में बनाया गया था रानीपेट, जो तमिलनाडु में पड़ता है, परंतु इस उद्योग का जो विकास हुआ था 1952 में सिदरी जो झारखंड है वहाँ पे जब खुल गया था, तो वहाँ से उर्वरक का पहला कारखाना खोला गया था। उसके बाद देखिए भारत में जो है प्रतिवर्ष 147 लाख टन से अधिक जो है उर्वरक तैयार होते हैं, और भारत में सीमेंट का जो उद्योग का स्थापना हुआ था तो 1904 में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना खुला था। कहाँ पे खुला था, तो तमिलनाडु में खुला था। 1947 में देश में जो है सीमेंट के कुल 23 कारखाने थे, जिनकी उत्पादन क्षमता कितना है, तो 36 लाख टन थी, और विभाजन के बाद 18 कारखाने जो है भारत में आए, और बाकी आपको जो देश आज़ाद हुआ तो 2 भागों में बट गए थे, तो भारत में 18 कारखाने आए थे। आज भारत में सीमेंट उद्योग के देखा जाए तो 159 बड़े और 322 जो है छोटे कारखाने बन चुके हैं, जिसमें प्रति वर्ष अगर बात की जाए तो 1683 लाख सीमेंट का जो है टन का उत्पादन जो है अकेले भारत करता है। और भारत में अभी देखा जाए तो 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। तो यहाँ पे चीज याद रखिएगा, बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की राजधानी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, यानी इसको सिलिकॉन घाटी बोलते हैं। और जमशेदपुर जो आपका है, जमशेदपुर में रेल इंजन बनाया जाता है, और इसका जो यहाँ पे कंपनी है उसका नाम है टेल्को। तो याद रखिएगा जमशेदपुर यानी जो झारखंड है वहाँ पे रेल इंजन भी बनाया जाता है जिसका नाम है टेल्को, तो यहाँ पे याद रखिएगा। वाराणसी और चित्तरंजन जो है ये भी आपको रेल का कारखाना है, जहाँ पे डीजल इंजन और साथ में विद्युत चालित इंजन भी बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखें तो एक जगह है पेराम्बूर जो तमिलनाडु में पड़ता है, कपूरथला पंजाब में। तो यहाँ जो भी आपको रेलगाड़ी का डिब्बा बनाया जाता है, तो ये सब आपको याद रखिएगा। रेलगाड़ी का डिब्बा कहाँ बनता है, तो आपको पेराम्बूर तमिलनाडु में और आपके कपूरथला में। उसके बाद पूछे अगर डीजल इंजन कहाँ बनता है, तो आपको वाराणसी चित्तरंजन में। और रेल का इंजन कहाँ बनता है, तो जमशेदपुर में। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ऐसे याद रखिएगा। जबकि अगर पूछे कि रेल का चक्का यानी रेल का जो पहिया होता है वह कहाँ बनता है, तो अभी आपको बनता है बेंगलुरु में। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। भारत जो है प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक साइकिल का निर्माण कर रहा है, और आपको मालूम होगा साइकिल का सबसे बड़ा जो कारखाना होता है वो लुधियाना पंजाब में होता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे, अगला यहाँ पे है कि सॉरी लुधियाना नहीं, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है एमपी में वहाँ पे एक जगह है जिसका होता है, आपको अगर याद हो तो आप बता दीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए कि समुद्री जहाज का निर्माण होता है वो आपको कोची में, विशाखापट्टनम में, कोलकाता में, मुंबई में या मार्गोवा में किया जाता है। यानी जब समुद्री जहाज की बात हुई तो आपको समुद्री तट वाला इलाका और कोची, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई में ये सब किया जाता है। कोची का जो है डकयार्ड जो है देश में सबसे बड़ा डकयार्ड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे जहाज उतारा जाता है उसी को बोलते हैं डकयार्ड। तो यहाँ पे कोची का जो है सबसे बड़ा है। अगला यहाँ पे देखेंगे, अगला यहाँ पे है कि हवाई जहाज का निर्माण जो है बेंगलुरु में होता है, कोरापुट उड़ीसा में होता है, नासिक महाराष्ट्र में होता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, कोरबा, कानपुर और लखनऊ में जो है
हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है। ये सब याद रख सकते हैं। और औद्योगिक कारखानों से जो है प्रदूषण उत्पन्न होता है, क्योंकि जब यहाँ पे ईंधन जो है यूज किया जाता है, कोयला वगैरह, तो पेट्रोलियम यूज किया जाता है, तो यहाँ से आपको कल कारखाने से प्रदूषण बहुत फैलता है। और 210 डेसिबल तीव्रता से अधिक ध्वनि से ठोस पदार्थों में छेद हो सकता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा अगर है 210 डेसिबल है या उससे अधिक है, तो ठोस जो पदार्थ है उसमें भी छेद हो जाता है। उद्योग के विकास में जो है जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तो यहाँ पे जहाँ पे उद्योग का विकास होगा, वहाँ पे जो है लोगों के रोजगार के साधन मिलेंगे, तो जीवन स्तर उठेगा ही। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब हम यहाँ पे जितने भी दिया गया है एमसीक्यू, चलिए उसको देखते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। तो देश में जो है टोटल 7 जो है विकास क्षेत्र यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। सातों कौन कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सांता क्रूज महाराष्ट्र में पड़ता है, कोचीन केरल, कांडला सूरत गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्टा पश्चिम बंगाल और नोएडा जो है यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा देश में टोटल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। और दूसरा क्वेश्चन है कि विशेष यहाँ पे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो अभी देखे हैं फाल्टा जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो यहाँ पे आप इसका बी लगा दीजिए। आगे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पे है। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बंदरगाह आपको मालूम होना चाहिए। आगे हम देखेंगे जब परिवहन चैप्टर पढ़ना है आगे इसी वीडियो में, तो वहाँ पे आपको जितने भी बंदरगाह है याद कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो अभी यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट के पूछा है, तो यहाँ पे ये हो गया पश्चिमी यानी आपको वेस्ट, और ये हो गया आपको ईस्ट। तो पूछा है आपको पश्चिमी वाला यानी ईस्ट वाला। तो जैसे देखिए पहला ऑप्शन है कांडला, तो कांडला पड़ता है गुजरात में, तो गुजरात में आपको ये पश्चिम साइड में ही है, तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी चेन्नई की बात करें तो पड़ता है यहाँ पे तमिलनाडु में। तो उसके बाद देखिए अगला है विशाखापट्टनम, यहाँ पे विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और ये जो है पारादीप, यहाँ पे पड़ता है पारादीप, ये पड़ता है उड़ीसा में। तो ये आपको पूर्वी घाट के हो गए, जबकि पश्चिमी तट पे कांडला पड़ता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चौथा यहाँ पे सवाल है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। अभी आपको बताया है कि उद्योग स्थापना के जो है फैक्टर कौन कौन फैक्टर होते हैं जहाँ जिसके तहत जो है वहाँ पे उद्योग का स्थापना होता है। तो पहला इसमें बाजार होना चाहिए, पूंजी भी होना चाहिए स्थापना करने के लिए, ऊर्जा यानी ईंधन भी वहाँ पे होना चाहिए। जनसंख्या की बात करें, देखिए जनसंख्या निर्भर नहीं करता है, जनसंख्या कितना भी हो तो वहाँ पे उद्योग धंधा चलता है। तो यहाँ पे 4 का कितना बी हो जाना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में सबसे पहले जो स्थापना किया गया था वो कौन सा था, तो भारत लोहा और इस्पात कंपनी। तो यहाँ पे पांचवा का इसका ए हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर कि पहली आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई में सबसे पहला बार स्थापना क्यों किया गया था, ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़े तो मुंबई एक पतन है, आपको वहाँ बंदरगाह वहाँ पे है, यह कपास उत्पादन के लिए निकट है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कपास भी होता है। उसके बाद मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, तो ये भी आपका सही है, यानी हमको ये सही भी सही है। तो यहाँ पे 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी आपको इसका जो कच्चा माल है वो आपको कृषि क्षेत्र से नहीं आता। जैसे सूती कपड़ा तो यहाँ पे कपास खेत से आता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। चीनी भी है, गन्ना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि खेत से मिलता है। जूट भी मिलता है खेत से। सीमेंट जो है यह नहीं मिलता है, तो 7 का यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर है कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो अगर हम बात करें हुगली का, तो देखिए इसमें दिया है कोलकाता रिसरा, तो बताए हैं आपको कि कोलकाता शहर रिसरा में जो स्थापना किया गया था, तो यहाँ पे 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी इसका जो है मालिक जो है आपको सरकार हो, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन है। तो आपको जेके सीमेंट, टाटा एवं लौह इस्पात, बोकारो या रेमेंड। तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें तो बोकारो जो स्टील कंपनी है इसका जो है आपको सरकार के द्वारा स्थापित है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, यानी आपका जो है इसका यूज करता है लोग, आपको आम मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जो चीनी उद्योग है ये जो है आपको उपभोक्ता उद्योग। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है छोटा उद्योग है। तो छोटा उद्योग यानी आपको देखिए चीनी उद्योग, कागज, विद्युतीकरण और खिलौना। तो यहाँ पे खिलौना जो है आपको छोटे स्तर पर किया जाता है, तो आपको
यहाँ पे सी हो जाएगा। 12 नंबर है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आपको मिक गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो आपको 7वां क्लास में पढ़ना था, 1984 में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि जो है संयंत्र निर्मित करता है। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन देखिए, जैसे स्टील है, एल्युमिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है यूज करते हैं, जैसे दूरभाष हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है, तो इसका उद्योग का नाम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर सवाल। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया था। तो लोहा इस्पात का कारखाना जो है आपको साकची में खोला गया था, और साकची पड़ता है आपको जमशेदपुर में, और ये आपको 1907 में इसका स्थापना किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद अगर पहला पूछे तो आपको याद रखिएगा ये टिस्को हो जाएगा, इसी को हम लोग टिस्को बोलते हैं। टिस्को कंपनी यहाँ पे खोला गया था, लोहा इस्पात। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। तो जो सीमेंट बनता है, सीमेंट का कच्चा माल होता है चूना पत्थर, तो यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर सबसे पुरानी अगर ऐसे पूछ रहा है तो यहाँ पे इसको हो जाएगा, IISCO, अगर हम बता चुके हैं आपको ऊपर, और ये स्थापना हुआ था 1874 में। लेकिन अगर पूछे देश आजाद के बाद, तो देश आजाद के बाद टिस्को हो जाएगा, और टिस्को स्थापना 1907 में कहाँ पे, तो जमशेदपुर साकची में हुआ था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लिए, टिस्को की स्थापना किस वर्ष अभी बताए हैं, 1907 में साकची में हुआ था। 18 है कि भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है, यानी आपको सूती वस्त्र वहां पे ज्यादा इसका स्थापना होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वह आपको ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पे देखिए कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है। तो यहाँ पे मुंबई को जो है कॉटन पॉलिश का नगर बोला जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है। तो यहाँ पे 1 टन जो है चीनी 10 टन रस से बनता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर 10 टन चीनी रस निकालते हैं तो उसमें से 1 टन चीनी बनेगा। 20 नंबर है कि रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो वह किया गया है आपको 80 वरपालयम में, यानी आपको 80 वरपालयम गांव जो है यहाँ पे रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना की गई है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे माल के आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है। यानी जहाँ पे कच्चा माल जो है काम नहीं आता है, जैसे यहाँ पे कच्चा माल आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या है। तो यहाँ पे देखिए मनपसंद उद्योग हैंडलूम, पावरलूम या फूटलूम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फूटलूस जो उद्योग है, यहाँ पे कच्चे माल आधारित उद्योग नहीं प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सी हो जाएगा। यहाँ आपको देखे हैं जो फूटलूस था वह वर्गीकृत था, यानी आपको जो किसी वर्ग में नहीं आता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत। तो जैसे यहाँ पे जैसे बीड़ी उद्योग था, तो उसी में फुटलूस था, तो ये आपको एक अलग आता है, तो इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है। तो नेपा नगर जो है आपको यहाँ पे अखबारी कागज है यहाँ पे उत्पादन होता है, तो 22 का सी हो जाएगा। भद्रावती में कौन सा उद्योग है, तो बताए हैं भद्रावती में आपको स्थापित किया गया था, आपको मिल था यहाँ पे, भद्रावती पड़ता है महाराष्ट्र में, और यहाँ पे आपको जूट उद्योग का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, सॉरी जूट नहीं, यहाँ पे लोहा इस्पात की कारखाना की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा भद्रावती में, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पे मिलते हैं। तो जूट उद्योग का सबसे जो यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र, कोसी महानदी और हुगली, तो यहाँ पे हुगली तट पे, क्योंकि जूट का उद्योग सबसे ज्यादा मिल कहाँ पे है, तो आपको पश्चिम बंगाल में है, हुगली तट इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 25 नंबर की, भारत में जूट मिल के कितने कारखाने हैं। तो 77 कारखाने हैं, आपको देख चुके हैं। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे 26 नंबर की, अंगोरा जो है ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है। तो जो अंगोरा ऊन है वह प्राप्त होता है खरगोश से। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वैसे ऊनी कपड़ा बनता है जो बहुत गर्मी देता है, तो याद रखिएगा अंगोरा ऊन खरगोश से बनता है। आगे चलेंगे, अब देखिए अगला यहाँ पे है कि पश्मीना ऊल जो है किस जानवर से बनाया जाता है। तो पश्मीना का जो ऊल होता है बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, और ये आपको बनता है भेड़ के ऊन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ पे खोला गया था। तो ये खोला गया था तुत्तीकोरिन में, तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ का जो है रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। तो ये जो आपका जमालपुर है, यहाँ पे सबसे पुराना रेलवे का वर्कशॉप स्थापित है, जो एशिया का सबसे पुराना है। 30 नंबर है कि भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी कहलाती है। तो यहाँ पे जो बेंगलोर है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की राजधानी।
31 नंबर है बेंगलुरु किस राज्य में है, सबको मालूम है, कर्नाटक। आगे देखेंगे 32 नंबर सवाल, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत में सबसे पहला उर्वरक आपको कहाँ पे किया गया था, तो वो आपको किया गया था रानीपेट में। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है, रानीपेट, ऑप्शन नंबर सी में है। 33 नंबर है कि दमघोटू गैस जो है निम्नलिखित में से किसे बोला जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। 34 नंबर है सलेम जो है किस राज्य में पड़ता है, तो सलेम की बात करें तो यह आपको देखा जाए तो ये पड़ता है तमिलनाडु में, सलेम आपको बांध भी पड़ता है तमिलनाडु में, तो याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अब 35 नंबर की भोपाल गैस त्रासदी कहाँ पे हुआ था, तो 1984 में हुआ था, आपको बता चुके हैं। अब इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का रिसाव हुआ था। सिंदरी कहाँ पड़ता है, तो सिंदरी जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चीनी उद्योग में अग्रणी राज्य कौन है, तो चीनी उद्योग अगर पूछे तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे है कि 38 नंबर सवाल, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, तो समुद्र के निकट वाला अगर इस्पात केंद्र देखा जाए तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए भद्रावती जो है आपको इस्पात जो है समुद्र के निकट है और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ पे देखिए अगर बोकारो है तो झारखंड में, वहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको जो महाराष्ट्र नहीं है, भिलाई में भी आपको छत्तीसगढ़ उड़ीसा की तरफ नहीं है। उसके बाद देखिए विजयनगर जो आपको यहाँ पड़ता है, लेकिन इस्पात जो केंद्र है ये आपको विजयनगर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे नजदीक में पूछा है इस्पात केंद्र समुद्र के निकट, तो भद्रावती हो जाएगा। 39 नंबर है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो बॉक्साइट का जो उपयोग है वह एल्युमिनियम का एक अयस्क है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम मिट्टी के लगा दीजिए। 40 नंबर है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित की है, तो बिहार के जो सीवान चंपारण है, यहाँ पे आपको देखिएगा चंपारण में और सीवान में जो है ज्यादा चीनी के मिल देखने को मिलेगा। उसके बाद है 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जूट है, चीनी और सूती वस्त्र ये सभी के सभी कृषि आधारित है। सीमेंट जो उद्योग है ये आपको नहीं है, तो यहाँ पे 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है, तो आभूषण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आभूषण जो होता है वो आपको छोटे पैमाने पर होता है, तो ये छोटे पैमाने के उद्योग है। 43 नंबर है कि महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी के अंतर आता है, तो गुजरात में अगर हम बात करें तो जो है कहाँ गया क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन था आपका, तो ये जो है आपको सहकारी उद्योग के अंतर्गत आता है। यानी आपको जो महाराष्ट्र में चीनी अभी बताए हैं, ऊपर हम पढ़े हैं कि दक्षिण भारत के जितने भी अधिकांश मिले हैं वो आपको सहकारी में आते हैं, और गुजरात का अमूल जो उद्योग है वो भी सहकारी उद्योग है, तो यहाँ पे ये लगा दीजिए। आगे देखेंगे हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, तो 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाना जो है नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो वस्त्र उद्योग का कारखाना यहाँ पे नहीं है। 45 नंबर है कि मुंबई की पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण यहाँ पे स्थापित हुई थी, तो बंदरगाह की सुविधा थी, कपास के निकट थी और पूंजी उपलब्ध थी। यानी यहाँ पे सभी नहीं, यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया निर्माण उद्योग। अब हम अगला देखेंगे परिवहन संचार एवं व्यापार, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं परिवहन संचार और व्यापार को। अगर बात की जाए परिवहन का, तो परिवहन क्या है, यानी आप जिससे यात्रा करते हैं तो परिवहन ये कहलाता है। और साथ में संचार, जिससे आप किसी व्यक्ति से संपर्क बढ़ाते हैं यानी किसी वस्तु से जुड़ते हैं, तो ये आपको संचार कहलाता है। और व्यापार यानी किसी वस्तु को आप क्रय विक्रय करते हैं तो वह व्यापार होता है। तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया था कि परिवहन और संचार के आधुनिक जो साधन है वह राष्ट्र की जीवन रेखा होती है। यानी परिवहन के और संचार के आधुनिक साधन, तो परिवहन के आधुनिक साधन क्या हो सकते हैं, तो परिवहन के आधुनिक साधन के रूप में आप इसमें ले सकते हैं जो अभी वर्तमान में बना है, जैसे आपको रेलगाड़ी भी आ सकता है। उसके बाद इसमें प्लेन आ सकता है, जैसे आपका हवाई जहाज। तो ये सब जो है आपके परिवहन के साधन है जो आपको आधुनिक साधन है, और ये सब है जो राष्ट्र की जीवन रेखा है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है आप कहीं भी देश में आसानी से जा सकते हैं। संचार की बात करें तो संचार के आधुनिक साधन जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, तो मोबाइल फ़ोन से आप कहीं भी किसी व्यक्ति से संपर्क बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है कि ये राष्ट्र की जीवन रेखा है। अगला यहाँ पॉइंट दिया गया है कि शिमला के उत्तर में भारत और चीन के सीमा रेखा पर एक दर्रा जिसका नाम है सिपकीला दर्रा, और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का जो सिपकीला दर्रा है वो आपको चीन का एक जगह है तिब्बत, तो ये तिब्बत को है भारत से यहाँ पे दोनों के बीच में यह दर्रा दोनों को जोड़ता है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अन्य भी दर्रा है। तो यहाँ पे एक तो हो गया सिपकीला जो आपके बुक में दिया गया है,
और उसके बाद आप रोहतांग याद रख सकते हैं, जो रोहतांग दर्रा है ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में है। और एक और दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचला। तो ये आपको तीनों जो दर्रा है पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो आपका इस तीनों में से जो सिपकिला दर्रा है ये आपको भारत और चीन के साथ संपर्क बढ़ाता है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। अगला यहाँ पे दिया गया है कि सड़क परिवहन जो है यातायात का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि भारत में देखिएगा सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग जो है यात्रा करते हैं वो सड़क से ही करते हैं, तो सड़क परिवहन ये आपका एक प्रमुख साधन बन गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की सड़कों की जो लंबाई है वह चौगुनी बढ़ी है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय देखिए देश में प्रति वर्ग किलोमीटर सड़क की लंबाई कितनी थी, तो 0.12 किलोमीटर, जबकि अभी की बात करें तो 0.44 किलोमीटर हो गया है। तो आप समझ सकते हैं यार कितना बढ़ गया है। यानी आपको स्वतंत्रता जब हुआ था 1947 के समय आपको, तो 1 किलोमीटर में आपको समझ सकते हैं कि 0.1 मतलब 0.12 जो है किलोमीटर सड़क था, और ये बढ़कर 0.44 हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पॉइंट दिया गया है कि भारत में जो है सड़कों की कुल लंबाई अगर देखें तो सड़कों की कुल लंबाई जो है 33 लाख किलोमीटर है, और इसमें कच्ची और पक्की सड़क दोनों मिलाकर है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कि 33 लाख किलोमीटर। 1996-97 में देश में सड़कों का घनत्व अगर देखा जाए तो वह आपको प्रति वर्ग किलोमीटर 75 किलोमीटर था, तो ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। भारतीय सड़क की व्यवस्था जो है विश्व में सबसे बड़ी है, यानी आपको सड़क कहीं पे भी ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। और पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे कितना है, तो 2.29 लाख किलोमीटर केवल आपको महाराष्ट्र में है। जो भारत में सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई आपको कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत में सड़कों की सघनता की देखा जाए तो गंगा के जो मैदान है, साथ में बंगाल, जहाँ से बंगाल से लेकर पंजाब तक, और साथ में तमिलनाडु केरल क्षेत्र जो है, और साथ में पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक, यहाँ पे जो है सड़क ज़्यादा मात्रा में मिलता है, यानी आपको सड़क में सघनता देखने को यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको पर्वतीय इलाका होगा तो वहाँ पे रोड बनाना मुश्किल होता है। जैसे आपको हिमालय वाला एरिया हो गया या पूर्वी भारत, यहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े पर्वत है तो वहाँ पे ये सब जो सड़क देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। उसके साथ यहाँ देखिए जैसे पश्चिमी जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, तो मरुस्थल में भी आपको सड़क ज़्यादा नहीं बन पाता है। तो ये सब तो यहाँ पे जो है देखिएगा कम सड़क देखने को मिलेगा। 1943 की नागपुर सड़क योजना के अनुसार जो है भारत की समस्त सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये 1943 में बांटा गया था। और कौन कौन से बांटा गया था, तो पहला इसमें है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, दूसरा है राज्य राजमार्ग यानी आपको जो राज्य में होता है, और जिला सड़कें जो जिला को जोड़ता है एक दूसरे जिला से, उसके बाद ग्रामीण सड़कें जो गाँव में होता है। तो यहाँ पे ये जो है 4 टाइप के आपको सड़क होते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसका जो निर्माण और मरम्मत का देख रेख होता है वो आपको केंद्र सरकार के ऊपर होता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, तो उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 66,590 किलोमीटर है पूरे भारत में। और देश का 40% जो यातायात होता है वो किससे होता है, तो नेशनल हाईवे से यानी राष्ट्रीय राजमार्ग से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा ये एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जोड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा आपको नेशनल हाईवे के बारे में। और सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपको पक्की सड़क होती है, जितने भी राजमार्ग है जो आपका नेशनल हाईवे है वो सभी आपको पक्की सड़कें होती है, ना कि कच्चा होती है। तो और सबसे छोटा हम बात करें और सबसे बड़ा का, तो सबसे पहले बड़ा देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा की बात करें तो आपको पड़ता है NH 44, नाम सुने होंगे आप, NH 44। और ये आपको कहाँ से, तो आपको श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये आपको जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा। इससे पहले जो था आपको NH 7 था, तो वहाँ बदल गया है, अब ये NH 44 हो गया है। और सबसे छोटा अगर हम बात करें NH की, तो वह आपका कौन है, तो NH 47A। तो यहाँ पे 47A जो है सबसे छोटा है, और ये मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। जो आपको याद रखिएगा ये आपको कहाँ से कहाँ से, तो बिलिंगडन जो द्वीप है यहाँ पे जो अंडमान निकोबार की तरफ पड़ता है, तो बिलिंगडन द्वीप पे ये बनाया गया है NH 47A। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और ये कितना है, तो आपको 6 किलोमीटर है। अगला यहाँ पे देखिए जो इसमें है ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसको बोलता है GT रोड। तो ग्रैंड ट्रैंक रोड का जो है अमृतसर से दिल्ली तक का हिस्सा जो है वो आता है NH 1 में, और साथ में जो है दिल्ली से जो कोलकाता आता है वो आता है NH 2 में। यानी अगर हम देखें जो है GT रोड है, जो GT जो रोड है वो आपको NH 1 और साथ में NH 2 ये दोनों को मिलने से बना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, NH 1 और NH 2 मिलकर जो है GT रोड यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण वो आपको उसको कहलाता है GT रोड। आगे देखेंगे दो निकटतम
परंतु अति महत्वपूर्ण नगरों को जो जोड़ने वाली उच्च कोटि की सीधी सड़क का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे बहुत आपका बड़ा रोड होता है और ये दो निकटतम बिंदु को जोड़ता है, एकदम सीधी सड़क होता है और ये पक्की सड़क होता है। और एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों की जो गति निर्धारित होती है कि हाँ आपको इतना ही चलाना है, अगर कम चला दिए तो आप पीछे से ठुका जाइएगा। तो एक्सप्रेसवे पर चलने से बहुत ध्यान से चला जाता है। एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेसवे की बात करें तो पर चलने वाली गाड़ियों को टैक्स देना पड़ता है। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज एक नाम सुने होंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है एक महामार्ग है, जिसकी कुल लंबाई जो है आपको 5896 किलोमीटर आता है। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है आपको 4 महानगरों को जोड़ती है। और ये जो 4 महानगर है, आपको जब नदी वाला पढ़ा रहे थे आपका 9th क्लास का, तो उसमें हम बताए थे ट्रिक आपको, और वो आपका है दमचौक। तो दमचौक जो है आपको मालूम होगा, जहाँ सिंधु नदी जब यहाँ पे लद्दाख में प्रवेश करती है भारत में, तो वहाँ पे जो दमचौक नामक जगह है, वहीं पे आपको ये प्रवेश करती है। तो यहीं पे जो दमचौक जो है, ये आपको स्वर्णिम चतुर्भुज में भी काम आता है। तो ये आपको याद रखिएगा। दमचौक में कौन आता है, तो ये पहला इसमें दिल्ली, उसके बाद देखिए म से आपका मुंबई, उसके बाद देखिए च से चेन्नई और क से कोलकाता। तो बस याद रखिएगा कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वो आपको 4 महानगरों को जोड़ती है। और तो किस महानगरों को, तो आपको दमचौक को जोड़ती है। दमचौक वही जगह है जो आप जहाँ पे जो है सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करती है, और दमचौक वही स्थान है जहाँ से 4 जो है महानगरों को जोड़ता है कौन, तो स्वर्णिम चतुर्भुज। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखेगा। आपके एग्जाम में बहुत पूछता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से कौन से राज्य को नहीं जोड़ता है, इनमें से 3 ठो दे देगा और 1 ठो आपको अलग दे देता है। तो ये आपको याद रखेगा। उसके साथ आपको एक आता है और चीजें, इसमें एक आता है दक्षिण पश्चिम गलियारा, और एक आपका आता है पूरब से पश्चिम गलियारा। यानी भारत का जब मैप देखिएगा, जैसे आपका जो भारत का मैप बनाया गया है, तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण को, यानी उत्तर से दक्षिण को एक जोड़ता है, और साथ में आपको पूरब से पश्चिम को। तो यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण है, यानी इसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। और यहाँ पे ये कहाँ से है, तो श्रीनगर से लेकर, यानी आपको श्रीनगर से लेकर यहाँ पे ये कन्याकुमारी तक। और दूसरा जो है आपको पूरब से पश्चिम में, तो यहाँ पे देखिए पूरब में यहाँ पड़ता है सिलचर, जो आपके असम में पड़ता है, और इधर पड़ता है आपका कौन सा, पोरबंदर, गुजरात में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पूरब से पश्चिम गलियारा, और आपको दक्षिण से उत्तर गलियारा। तो इसकी एक लंबाई दिया गया है, और इस किसको किसको जोड़ता है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि पहले उत्तर से दक्षिण का, तो देख लिए श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूरब से पश्चिम सिलचर से लेकर पोरबंदर को जोड़ता है। और यहाँ पे इसकी कुल की लंबाई कितनी है, तो आपको 7300 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये दोनों को मिलाकर याद रखिएगा। जबकि स्वर्णिम चतुर्भुज कितना था, तो आपको 5846 किलोमीटर था। तो ये आपको दोनों में फर्क याद रखना है, और कहाँ से कहाँ को जोड़ता है ये भी याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अब कि 10 बड़े पतनों को जोड़ने वाला जो है सुपर हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 380 किलोमीटर है। यानी अगर 10 बड़े पतन, जो 10 बड़े बंदरगाह है, उसको जो जोड़ने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर हाईवे। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे दिया गया है कि देश में रेल मार्गों का आरंभ जो है 1853 में हुआ था। आपको मालूम होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी अंग्रेजों के समय में। और यह मुंबई से लेकर कहाँ से, तो आपको थाने तक चला था, मुंबई से लेकर थाने तक चला था। और ये कितने किलोमीटर चला था, तो 1953 में चला था, यानी 53 में। और इसी को उलट दीजिए, यानी 35 किलोमीटर यह चला था। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखिएगा। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 63,327 किलोमीटर जो है भारत में रेल मार्ग यानी रेलवे लाइन बिछाया गया है। और डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जो आपका रेल मार्ग है, वह देश की सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ जो है और कन्याकुमारी के बीच में जो रेल मार्ग है, वो आपको सबसे बड़ा देश का रेलवे मार्ग है। आगे देखेंगे विवेक एक्सप्रेस जो है, तो विवेक एक्सप्रेस की बात करें तो यह सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी आपको जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसी पे चलती है। तो ये आपको चीजें याद रखना विवेक एक्सप्रेस के बारे में। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि देखिए भारत की पहली रेलगाड़ी जो है मुंबई से थाने के बीच में चली थी। यहाँ पे 34 किलोमीटर दिया है, हालांकि आप जब कहीं कहीं बुक पढ़िएगा तो 35 किलोमीटर दिया रहता है। तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। हालांकि 34-35 एक ऑप्शन में नहीं देगा उतना करोड़, यहाँ पे आपको इसको भी याद रख सकते हैं। भारत में सबसे तेज चलने वाली कौन सी ट्रेन है, तो गतिमान, यानी सबसे ज्यादा गति किसकी है, तो गतिमान एक्सप्रेस की है। और कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली में जो है भूमिगत मेट्रो की रेल सेवा किया जा रहा है, यानी आपको भूमि के अंदर चलने वाला ट्रेन का, यानी जो मेट्रो है वो उसकी शुरुआत की जा रही है। और सबसे पहले आपको कोलकाता में बन रहा है, जो आपको याद रख सकते हैं। और प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है भारतीय रेल मार्गों को कितने जोन में बांटा गया है, तो आपको 18 जोन में बांटा गया है। ये आपको 17 जोन दिया है, क्योंकि ये अपडेट नहीं किया। आपको एनसीईआरटी पढ़िएगा, एससीईआरटी में भी तो आपको लिखा रहेगा 2023 का बुक है, लेकिन आपको अपडेट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो 18 जोन है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं।
सबसे पहले आपको इसमें दिशा अगर मालूम रहेगा तो आपको आसानी से इसको याद रख सकते हैं। जैसे उत्तर रेलवे है तो उत्तर में आपको यहाँ पे याद रख सकते हैं कौन सा, तो आपको नई दिल्ली। इसमें देखिए आपको है कौन सा, तो आपको पूर्वोत्तर रेलवे, इसमें है गोरखपुर। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का पड़ता है मालेगांव गुवाहाटी में। दक्षिण रेलवे जो है आपको चेन्नई में है। उसके बाद अगला देखिए दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है कोलकाता पड़ता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे सिकंदराबाद। और फिर बाद में पूर्वी रेलवे है आपको इसमें कोलकाता, ये भी इसको याद रख सकते हैं। और आगे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे देख सकते दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पड़ता है कोलकाता में। पश्चिमी रेलवे का चर्च गेट पड़ता है मुंबई में। मध्य रेलवे जो है कहाँ पे, तो आपको मुंबई सेंट्रल। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर पड़ता है। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली। दक्षिण मध्य रेलवे जबलपुर। ये सभी आपको याद करने वाला है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कोलकाता जो मेट्रो है कोलकाता में, और 18वां जो इसमें नवीनतम है वो आपको दक्षिण तटीय सॉरी यहाँ पे हाँ दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका जो मुख्यालय है विशाखापट्टनम में पड़ता है। तो यहाँ पे आप इसको देख लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और अगला यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि भारत में रेल मार्गों की जो सघनता है, यानी जहाँ पे रेल मार्ग ज़्यादा है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक इसमें है उत्तर भारत का मैदानी भाग जहाँ पे रेल मार्ग ज़्यादा देखने को मिलता है, और साथ में दक्षिणी भारत के जो सौराष्ट्र तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पे रेल मार्ग जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी आपको जहाँ पे ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे वहीं पे आपको रेल मार्ग ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे कम रहेगा वहाँ पे रेल मार्गों का अभाव रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हिमालय, तो पर्वत पे जो है पर्वतीय इलाका में क्या होता है कि आपको वहाँ पे या मरुस्थलीय इलाका होता है तो वहाँ पे रेल मार्ग नहीं बिछाया जाता है। तो यहाँ पे हिमालय हो गया और पूर्वोत्तर राज्य से हो गया, वहाँ पे ज़्यादा आपको पहाड़ी इलाका है, और राजस्थान में मरुस्थल है, तो यहाँ पे रेल मार्गों का अभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये सब आप खुद भी आपको सोच सकते हैं। कोंकण रेल मार्ग जो है 760 किलोमीटर लंबा है, और कोंकण जो रेल मार्ग है वो आपको महाराष्ट्र में जो है आपको महाराष्ट्र से रोहा, और कर्नाटक का जो मैंगलोर है तो रोहा से मंगलौर को जोड़ता है, यानी आपको ये महाराष्ट्र से कर्नाटक को जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, महाराष्ट्र से कर्नाटक को जोड़ता है। तो कोंकण रेल मार्ग, इसकी लंबाई कितनी है, तो 760 किलोमीटर है। आगे हम देखेंगे, अगला यहाँ पे देखिए कि देश में जो है 4 प्रमुख पाइपलाइन दिया है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे सबसे पहला है असम बरौनी कानपुर, जो आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए गुजरात से सलाया से जालवर तक एक जाता है, जालंधर तक। उसके बाद देखिए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसको बोला जाता है HVJ। और उसके बाद देखिए मुंबई पुणे तक। तो सबसे सबसे इसमें पुराना जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है, तो इसको याद रख सकते हैं। ये आपको सबसे बड़ा है, सॉरी ये सबसे बड़ा पूछे तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है ये आपको सबसे बड़ा पाइपलाइन है, तो इसको आप याद रखिएगा। देश में प्रमुख 4 पाइपलाइन आप देख लिए। अब हम आगे देखेंगे देश में नौकायान योग्य। देखिए जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 14,500 किलोमीटर है, जहाँ से जलमार्ग यानी आपको नौकायान होता है। और देश में राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय नेशनल यानी वाटरवे की बात करें, तो इसमें संख्या इसकी 3 है। और यहाँ पे इसमें 3 दिया गया, हालांकि 4 भी है। तो यहाँ पे इसमें हम तीनों को यहाँ पे याद करेंगे और कौन कौन है। तो जो इसमें आपका जो है पास में जो राष्ट्रीय जल मार्ग है, इसमें जो पहला है इसको हम बोलते हैं इलाहाबाद से जो ये हल्दिया तक जोड़ता है, इसका जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है। दूसरा है सदिया से धुबरी जो 891 किलोमीटर है। और तीसरा है कोल्लम से कोटापुरम जो 205 किलोमीटर है। यानी आपको सबसे लंबा जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक ये जो आपको जाता है। तो यहाँ पे इसको जो है कैसे याद रख सकते हैं, आपको ये वाटर वाला है यानी आपको जल मार्ग वाला है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। इसका हम ट्रिक बता दे रहे हैं, हमको तो ऐसे याद है, बाकी आप देख सकते हैं। जैसे आप ट्रिक सकते हैं कि ई है साधु काका, जैसे पूछा कि हाँ ई कौन है, तो बोलिएगा ई है साधु काका। तो आपको ऐसे अगर इसको याद रख सकते हैं तो आपको ये याद रहेगा। जैसे देखिए ई है साधु काका, तो ई है से देखिए ई से आपका यहाँ पे इलाहाबाद और ह से हल्दिया, तो इलाहाबाद से हल्दिया जो है पहला जोड़ेगा। साधु में देखिए सौ से आपका क्या हो जाएगा, आपका सदिया, और ध से धुबरी, तो ये आपको ये दूसरा जोड़ता है। और साथ में अगर हम बात करें तीसरा, तो तीसरा यहाँ पे देखिए क्या था, तो आपको कोल्लम से कोटापुरम, तो यहाँ पे का से कोल्लापुरम और क से कटापुरम, तो ये आपका जो है तीसरा आपका जो राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो याद रखिएगा ई है साधु काका। पूछेगा यहाँ ई कौन है, तो ई है साधु काका। बस आपको ऐसे याद रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आपको सही सही बना कर आइएगा एग्जाम में पूछेगा तो। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है 95% माल का परिवहन जो होता है वह समुद्र से ही होता है, क्योंकि समुद्र का जो है मार्ग जो है आसान, आपको आसान पड़ता है और साथ में जो है सस्ता पड़ता है, तो इसलिए समुद्री जो है
व्यापार जो है ज़्यादा होता है भारत से, और भारत में कितना परसेंट, तो 95% आपको माल का व्यापार परिवहन जो होता है वह समुद्र मार्ग से ही होता है। अगला यहाँ पॉइंट दिया गया है कि भारत के 7516 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर जो है 12 बड़े बंदरगाह और छोटे जो है 200 बंदरगाह विकसित किया गया है। तो आपको मालूम होगा कि समुद्री तट की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर है, और इस पे जो है इतने 12 जो है बड़े बंदरगाह स्थापना किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 बंदरगाहों का नाम दिया गया है, जिसमें है सबसे पहले कांडला, ये पड़ता है गुजरात में, एक प्रकार का यह कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा है मुंबई, जो आपके पड़ता है महाराष्ट्र में। उसी प्रकार ये आपको नाहवा सेवा भी पड़ता है महाराष्ट्र में ही, लेकिन यह कृत्रिम है। मारवा गोवा पड़ता है गोवा में, तो देखिए इसी में गोवा यानी गाँव, तो यहाँ पे प्राकृतिक है। न्यू मैंगलोर मंगलौर, और यहाँ पे बंगलौर, तो यहाँ पे कर्नाटक, ये प्राकृतिक है। कोचीन देखिए केरल में पड़ता है, और ये प्राकृतिक है। टुत्तीकोरिन जो है आपको पड़ता है तमिलनाडु में, कृत्रिम है। चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में, ये भी आपका कृत्रिम है। और विशाखापट्टनम ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ये आपका कृत्रिम है। पारादीप पड़ता है उड़ीसा में, ये आपका कृत्रिम है। और नीचे आपका कोलकाता पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में, ये एक प्रकार का एक नदी पतन है। और एक और इसमें होता है आपका एन्नौर, तो एन्नौर इसमें नहीं दिया गया है। एन्नौर जो है तो ये भी पड़ता है आपको तमिलनाडु में, तो ये भी आपको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका हो गया, सीधे सीधे दे दिया। अब एक पूछता है कि हाँ यहाँ पे यह कौन से बंदरगाह पे या आपको कौन से तट पे है, पश्चिमी की पूर्वी। जैसे ऊपर हम क्वेश्चन देख रहे थे, तो वहां पे पूछा था कि हाँ इसमें कौन जो है पश्चिमी घाट पे है, और आंसर था उसका कांडला। तो यहाँ पे ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आप जो है ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हाँ कौन सा जो है आपको पश्चिम में है और कौन सा है पूर्व में है। तो चलिए यहाँ पे हम यहीं पे आपको कवर कर देते हैं कि कौन कहाँ पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, जो बंदरगाह होता है वह समुद्र के किनारे होता है, यानी तटीय इलाकों में। तो पहले आप भारत का एक मैप बना लीजिए आपको रफ वर्क के लिए। और आपको मालूम होगा इधर पड़ता है आपको वेस्ट, सॉरी यहाँ पे आपको, इधर अगर हम बात करें तो पूरब पड़ता है, यानी आपको ईस्ट यानी पूरब लिख सकते हैं। और इधर जो पड़ता है आपको पश्चिम पड़ता है, तो यानी आपको इधर वेस्ट लिख दीजिए। अब यहाँ पे दोनों का ट्रिक याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले तो आपको राज्य मालूम होना चाहिए कि हाँ पूर्वी तट पे कौन राज्य है और पश्चिमी तट पर कौन राज्य है। तो जैसे अगर आप देखिएगा पश्चिमी राज्य पे, तो ये वाला जो एरिया आपको पड़ता है, यहाँ पड़ता है कौन सा, तो ये पड़ता है गुजरात। उसके जब नीचे आइएगा तो यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र। उसके बाद जब नीचे आइएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी। इसके बाद नीचे आइएगा तो महाराष्ट्र के बगल में यहाँ पे पड़ता है गोवा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो कर्नाटक पड़ता है। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे ये केरल पड़ता है। तो ये आपका इधर वाला यानी आपको ये पश्चिमी राज्य हो गया। और पश्चिमी राज्य के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, ट्रिक है मामा का मग से मुझको नहवा। मान लीजिए आप मामा के यहाँ गए हैं और बोल रहे हैं कि मामा के मग से मुझे नहाना है, तो यानी मामा के मग से मुझको नहवा। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे याद रखते हैं, तो आपको जो पश्चिमी घाट का जितने भी बंदरगाह है ये आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे आप इसको एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए मामा के मग से, तो मामा से याद रखना है मारमा गोवा, और मारमा गोवा में ही गोवा छिपा हुआ है, यानी आपको यहाँ पे आ जाता है मारमा गोवा। का मतलब देखिए का से कांडला, कांडला पड़ता है गुजरात में, यहीं पे आ जाएगा। मग मतलब देखिए मंगलौर, तो मंगलौर जो पड़ता है ये आपको मंगलौर मतलब बंगलौर, बंगलौर मतलब कर्नाटक में चले जाइए यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको मुझको, तो मुझको से याद रखिएगा, मुझको से पड़ता है माझगांव। माझगांव जो है आपका एक बंदरगाह है, और ये आपका भी पड़ता है महाराष्ट्र में, तो यहाँ महाराष्ट्र लगा लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नहवा, नहवा मतलब होता है नहवा सेवा। तो नहवा सेवा भी पड़ता है आपको कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही। और एक मुंबई भी है, मुंह से एक मुंबई भी है, तो यहाँ पे आपको मुंबई भी, यही मुंबई है। तो ये आपको बंदरगाह हो गया किसका, तो पश्चिमी तट का। वहीं अगर आप पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ पे, चलिए हम पूर्वी तट की भी बात कर लेते हैं। तो अगर देखें हम पूर्वी तट की, देखिए पूर्वी तट में आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो राज्य आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये वाला जो राज्य है आपको यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु। उसके बाद ऊपर आइएगा तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर जाइएगा तो आपको पश्चिम बंगाल। तो यही आपके राज्य जो पड़ते हैं, यहीं पे आपको बंदरगाह होंगे। तो इसका ट्रिक है पूर्वी की तरफ, ट्रिक है पूर्वी को तू ABC पढ़ा, ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद आएगा। पूर्वी को तू ABC पढ़ा, तो ये आपका इसका ट्रिक है। पूर्वी मतलब याद रखिएगा कि पूरब की तरफ बंदरगाह है। वो से देखिए कोलकाता यानी आपको पश्चिम बंगाल, यहाँ पे चले जाइए। इसका हम एक पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्वी कोस से कोलकाता, तो यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल कोलकाता यहाँ पे है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए को से कोलकाता हो गया, तू से आपका होता है तुत्तीकोरिन। तो तुत्तीकोरिन जो है आपको यहाँ पे जो है तमिलनाडु, यहाँ पे नीचे पड़ता है तुत्तीकोरिन। उसके बाद देखिए ए से एन्नौर, एन्नौर जो पड़ता है ये भी आपको पड़ता है तमिलनाडु में ही, तो यहाँ पे एन्नौर लिख दीजिए। और आपको बी से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद सी से चेन्नई यानी तमिलनाडु में, यहाँ पे चले जाइए सी से चेन्नई। और पढ़ा से पारादीप यानी उड़ीसा में, यहाँ पे है पारादीप।
तो ऐसे अगर याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा बंदरगाह सब। तो पूर्वी को तू एबीसी पढ़ा और मामा के मग से मुझको नहवा। तो अगर ऐसे याद रखिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप इसको देख लिए होंगे। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलते हैं आगे हम लोग। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए देश भर में हवाई अड्डा की बात हो रही है। तो हवाई अड्डा कितना है, तो देश भर में जो है 127 हवाई अड्डे हैं। और 1911 में जो है भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा जो है शुरू की गई थी, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच में चलाया गया था। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। और 1 अगस्त 1953 को जो है वायु परिवहन का एक राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, जब देश आज़ाद हो गया था तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। भारत का जो है 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है, जहाँ से ये आपको विमान जो है चलाता है इधर से उधर। और संचार के प्राय सभी साधन जो है भारत में मौजूद है, यानी आपको जिससे भी संचार होता है वह चीज़ें भारत में मौजूद है। और भारत में पहली बार डाक सेवा की शुरुआत की गई थी 1766 में। और 1 अगस्त 1954 को जो है भारतीय डाक विभाग जो है अस्तित्व में आया था, जब भारत आज़ाद हो गया था। तो ये भारतीय डाक बन गया था कब, तो 1854 को। और भारत में डाकघरों की संख्या 1947 में कितनी थी, तो 23,000 से। और अभी वर्तमान में 2006 की तक देखें तो 155,000 से भी ज़्यादा हो गया है। अब ये आपको अभी वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा और हो गया होगा। और देश में एक डाकघर औसत जो है कितने लोगों को सेवाएं दे रहा है, तो 6623 लोगों को आपको एक सेवा दे रहा है एक डाकघर। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखना है। देश भर में एक डाकघर जो है 21.10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, यानी आपको 21 किलोमीटर के आसपास में जो है एक जो है डाकघर बनता है, यानी पोस्ट ऑफिस। संपूर्ण देश में जो है संपूर्ण देश जो है 8 पिन कोड डाक क्षेत्रों में बटा हुआ है। और पिन कोड की संख्या कितना होता है, तो आपको 6 अंक होता है। पिन कोड में देखिएगा 6 अंक होता है। और पिन का फुल फॉर्म क्या होता है आपको मालूम होगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। आपको ऐसा रखिएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे ये जो है 1972 में आपको ये इसका जो है तब से चलाया जा रहा है पिन। पिन का आविष्कार आपको 1972 में हुआ था 15 अगस्त के दिन, ये भी याद रख सकते हैं। और देश में टेलीग्राम की सेवाएं कब हुई थी, तो आपको 1851 में हुई थी। ये टेलीग्राम आपको एप्लीकेशन वाला नहीं है जो आपको मोबाइल में, ये दूसरा टेलीग्राम है जो आपको पत्र वाला होता है। तो यहाँ पे 1851 में आरंभ हुआ था। और देश में टेलीग्राम सेवाएं जो है 1881 से उपलब्ध है। और देश में जो है सेल्युलर फ़ोन की संख्या कितनी है, तो 18.513 करोड़ आपको सेल्युलर फ़ोन है। और 1986 में महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना हुई थी। महानगर जो आपका टेलीफोन निगम की स्थापना हो गई थी वो 1986 में हुआ था। और महानगर टेलीफोन निगम जो है मुंबई, दिल्ली सहित 4 महानगरों को सेवाएं दे रहा है। तो ये आपको याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे कानपुर और लखनऊ के बीच में जो है एसटीडी सेवाएं शुरू की गई थी 1960 में। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। और 1947 में जो है देश में कितने आकाशवाणी केंद्र थी, तो 6 आकाशवाणी केंद्र थी। दूरदर्शन देश की जो है राष्ट्रीय टेलीविजन सेवा है, जो 1959 में आरंभ हुआ था। दूरदर्शन का नाम सुने होंगे, ये आपका एक सरकारी चैनल है जो 1959 में शुरू हुआ था। निजी संस्था के द्वारा देश में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1920 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखिएगा। और 1923 में रेडियो क्लब के द्वारा स्थानीय प्रशासन जो है प्रसारण शुरू किया गया था। रेडियो क्लब के द्वारा पहली बार 1923 में। और 1936 में जो है ऑल इंडिया रेडियो कार्य करना शुरू किया था। 57 में आपको आकाशवाणी नाम से प्रारंभ शुरू हुआ था एक प्रसारण। उसके बाद 65 में आकाशवाणी के द्वारा एक व्यापारिक सेवा प्रारंभ हुआ था। और 1997 में प्रसार भारती ये काम करने लगा था। तो बस आपको ये सब जो है याद करने वाला डाटा है। तो आप इसको एक बार जरूर देखकर याद करते रहिएगा। आगे देखेंगे हम अगला, यहाँ पे देखिए भारत का पहला समाचार पत्र जो था कब आया था, तो 1780 में आया था बंगाल गजट। और इसको निकाला था किसने, तो जेम्स हिक्की ने। यानी आपको ये भी याद रख सकते हैं, जेम्स हिक्की के द्वारा जो है सबसे पहला समाचार पत्र निकाला गया था 1780 में, बंगाल गजट। और दो देशों के बीच में होने वाले या दो देशों से अधिक के बीच में होने वाले व्यापार जो होते हैं उसको मतलब बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी एक देश से दूसरे देश में होने वाले व्यापार होते हैं। और जब किसी वस्तु या सामान को एक दूसरे देशों से यहाँ पे मंगाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयात। और किसी सामान को अगर भारत से दूसरे देश में भेज रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं निर्यात। यानी आयात मतलब मंगाना और निर्यात मतलब भेजना। तो ये आपको याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में वर्तमान रेल मंडल यानी जोन कितने हैं, तो आपको 18 जोन है। बुक में पुराना दिया हुआ है तो आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे इसको 18 कर दीजिए। 2 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा मार्ग है, तो NH 44 है। यहाँ पे NH 7 दिया है जो आपको पुराना है, तो यहाँ पे आप NH 44 कर दीजिए।
आगे चलेंगे, अगला यहाँ पर कि भारत का कौन सा शहर जो है जीटी रोड यानी NH1 और NH2 पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इलाहाबाद है, आगरा, लखनऊ और कानपुर। तो यहाँ पे जो लखनऊ जो है यह उसमें नहीं आता है, तो यहाँ पे 3 का बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच में चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 35 किलोमीटर। कब? तो 1853 में। राष्ट्रीय जल मार्ग 01 यानी जो पहला है वह कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो बताया है ई, क्या ई कौन है? तो ई है साधु काका। तो यहाँ पे देखिए इलाहाबाद से यहाँ पे आपको हल्दिया, ई है यहाँ पे देखिए साधु और ये आपका काका पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आपका पहला ई है, साधु वाला दूसरा का और काका वाला तीसरा। तो यहाँ पे ऐसे इसको याद रख सकते हैं। पहला पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो यहाँ पे देखिए पूर्वी से पश्चिम पूछ रहा है, यानी सिलचर से लेकर पोरबंदर यानी असम से लेकर यहाँ पे गुजरात तक, इसको याद रख सकते हैं। और 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड दो या अधिक देशों को व्यापार को दर्शाता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो 2 या 2 से अधिक देशों को यहाँ पे व्यापार करने की इजाजत देता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3.88 लाख किलोमीटर था। 9 नंबर है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें की सड़क बनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा है, एक्सप्रेसवे भी है, स्वर्णिम चतुर्भुज भी है, लेकिन सीमांत सड़कें नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 11 नंबर पूछा है कि भारत के किन शहरों में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो यहाँ पे देखिए आपको कोलकाता, दिल्ली में यहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो 2005 में जो है एयर इंडिया इंडियन को नाम बदलकर क्या तो इंडियन रख दिया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो वह किया गया था 1986 में। इंदौर जो है पता देखिए कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, जहाँ पे आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह देखिए आपको बुक में नहीं दिया गया था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिया गया था इन्नौर। ये आपको इन्नौर ऐसे लिखा था, यहाँ पे इन्नौर लिख दिया है। ये पड़ता है तमिलनाडु में। जो पढ़ रहे थे आपको पूर्वी को तो ABC पढ़ा, तो यह ए जो है ABC यही से होता है इन्नौर, ये पूर्वी घाट पे होता है यानी तमिलनाडु में होता है। अगला यहाँ पे देखिए 15 नंबर है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी आपको पिन कोड में। और भारत के पिन कोड की लंबाई, सॉरी पिन कोड में संख्या कितना होता है? तो आपको 6 होता है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत कितने जो है भागों में बांटा गया है सड़कों को? तो यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। और इसी में देखा आपको नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य राजमार्ग, फिर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज और फिर आपको ग्रामीण सड़कें। तो ये आपको 4 सड़कों में बांटा गया है। और परिवहन के साधनों में सबसे लंबा और परिवहन साधन कौन सा है? तो सड़क है, क्योंकि यहाँ पे सड़कों का जाल जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परिवहन जो होता है सड़क के माध्यम से ही होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि मारमा गोवा पतन का विकास किस राज्य में हुआ है? तो मारमा गोवा, इसी में छुपा हुआ है गोवा यानी गोवा। 19 नंबर है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने % माल जो है परिवहन समुद्री से होता है? तो बताए हैं समुद्र से आपको 95% जो है भारत में जो है समुद्रों से व्यापार होता है। 20 नंबर है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस पदार्थ का परिवहन करता है? तो यह आपको सबसे बड़ा पाइपलाइन है और यह गैस को यहाँ से यह वितरण करता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों की कुल कितने बांटा गया है? तो यहाँ पे यही आपको बात हो रही थी ऊपर 4, यानी आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, उसके बाद जिला राजमार्ग और साथ में ग्रामीण राजमार्ग। अगला बात यहाँ पे है 22 नंबर क्वेश्चन कि देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो 33 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना दिया गया है? तो 66,590 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? तो 5846। और आपको जो गलियारा था उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर, तो उसका कितना था? तो आपको याद रखिएगा आपको 7000 था। आगे हम चलेंगे, अगला यहाँ पे देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो आपको 63,347 किलोमीटर। भारत में पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? तो यहाँ पे 35 किलोमीटर या 34 किलोमीटर, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। आगे हम देखेंगे भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए? तो यहाँ पे देख लिए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, देश में नौकायान योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो यहाँ पे जो नौकायान जो चलता है वो आपको तटीय सीमा पे यहाँ पे जो नौकायान जैसे जो समुद्री मार्ग है तो वहाँ पे 14,500 किलोमीटर है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? तो आपको लेह लद्दाख मनाली में पड़ता है, आपको बता चुके हैं ये। 28 का ए हो जाएगा।
ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम जो है किसके नाम पर है, जो किस नाम से जाना जाता है, तो NH1 और NH2 को जोड़ने से जो है GT रोड का बना हुआ है, बनाया था इसको किसने, तो आपको शेरशाह सूरी ने। 30 नंबर है कि पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेलवे बनाए जाते हैं, तो संकरी लाइन, यानी जो पतला होता है लाइन वो संकरी लाइन बना होता है, और ये पर्वतीय क्षेत्रों में बनाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 31 नंबर है कि इनमें से कौन सड़कों का वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपको राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रामीण है, और उसके बाद एक्सप्रेसवे है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ये आपको जो है सड़कों का नहीं है, आपको महामार्ग का है, तो ये आपको 31 का C इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो इलाहाबाद में जो है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में, याद रखिएगा। और आगे हम देखेंगे हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय जो है स्थापित किया गया है, तो हुबली में जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में पड़ता है। आगे देखेंगे अब हम लोग, अब अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि देश में जो है दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब किया गया था, 1959 में किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी जो है किस वर्ष रखा गया था, तो 1957 में जो है ऑल इंडिया का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया था। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 जो है डाक क्षेत्र है। और आगे देखिए तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो 1986 में आया था। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है, तो 200 है। बाद में टेलीफोन सेवा कब शुरू किया गया था, तो आपको 1881 में शुरू किया गया था। इनमें से कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे जबलपुर है, ये जो है आपको गंगा नदी के किनारे नहीं है। आगे देखेंगे दिल्ली में कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो आपको NH2, तो ये आपको याद रखना है। और आगे देखें, अगला इसमें है 42 नंबर, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे, तो आपको लेह मनाली। 43 नंबर है कि पक्की सड़कों का सबसे अधिक लंबाई, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे चलेंगे, नेपाल पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई देख चुके हैं। नागपुर सड़क की योजना किस वर्ष बनी थी, तो वह बनी थी 1943 में, और इसी के तहत 4 जो है आपको सड़क मार्ग बनाया गया था। 4 सड़क जो है प्रकार होते हैं। और देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 228 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखिएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज किसको जोड़ता है, तो बता चुके हैं दमचौक को, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो यहाँ पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन है, तो यहाँ पे देखिए वो केवल चेन्नई जो है आपको दमचौक में मिलता है, तो ये आपको इसमें याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है, तो विदेशों से सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है वह समुद्री मार्ग से कितना परसेंट, तो 95% होता है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो जयपुर में पड़ता है। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन जो है किस पदार्थ का परिवहन करता है, तो ये पेट्रोल का करता है, ये चीजें याद रखिएगा। और जो HBJ था हजीराबाग जयपुर, वो आपको गैस का करता है, लेकिन असम जो बरौनी है वहाँ पे डिगबोई में जानते हैं आपको पेट्रोल का खनन होता है, तो ये पेट्रोल का करता है। आगे देखेंगे अगला, इसमें है कि हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पे है, तो आपको हुगली नदी किनारे जो है आपको हावड़ा और कोलकाता बसा हुआ है, तो याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी ई क्या है, तो ई कौन है, तो ई है साधु बाबा, तो ई है साधु काका। ई है जो है आपको इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, आपको जलमार्ग, तो इलाहाबाद और आपको ये कहाँ पड़ता है, तो गंगा नदी पे है, तो आपको ये गंगा नदी मिला दीजिए। अब हम आगे चलेंगे, आगे अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है सदिया से किस स्थान पर जाता है, तो सदिया से या धुबरी, यानी साधु आपको था एक साधु, तो यहाँ पे सदिया से धुबरी, धुबरी लगा दीजिए। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है आपको ये जलमार्ग चलता है। पारादीप किस राज्य में है, तो आपको उड़ीसा में पड़ता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यानी पूर्वी को तो ABC पढ़ा, तो यानी आपको ये पूर्वी तट पे उड़ीसा में है। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1953 में हुआ था। किस पतन का नया नाम जो है जवाहरलाल नेहरू नाम पता रखा गया है, तो आपको मुंबई का जो है ये आपको इसका नाम रखा गया है JLN, यानी जवाहरलाल नेहरू पतन। 56 नंबर है कि भारत का कितने देशों के साथ जो है द्विपक्षीय विमान सेवा चलता है, तो 103 देशों के साथ। अगला है कि भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर है, तो 7516 किलोमीटर। देश में बृहद पत्तनों की संख्या कितना है, तो 12 है। कांडला पत्तन की अगर हम बात करें तो कांडला बंदरगाह पड़ता है गुजरात में, नाहवा सेवा पड़ता है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला चैप्टर है मानचित्र अध्ययन। तो आइए हम शुरू करते हैं मानचित्र अध्ययन को। पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि समुद्र की सतह सभी जगह बराबर होती है, इसे ही आधार मानकर धरातल की ऊंचाई और निचाई को हम लोग मापते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने भी समुद्र और महासागर है
उसका जो ऊपरी सतह होता है वह सभी जगह एक समान है और इसी को ही हम लोग जीरो मान लेते हैं और इसी के आधार पर ही पृथ्वी की सतह पर जो भी आपको स्थल है, जैसे मान लीजिए कितना भी ऊंचाई कोई पर्वत है या कोई भी गहराई है, तो इसकी ऊंचाई और निचाई को हम लोग इसी के आधार मानकर, यानी इसका जो समुद्र तल है, क्योंकि यह सभी जगह बराबर होता है तो इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग ऊंचाई और निचाई को मापते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पे सबसे ऊंचा जो स्थान है वो आपका है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट जो एवरेस्ट है, यहाँ पे इसकी ऊंची चोटी कितनी है, तो 8848 मीटर है। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि यहाँ बताइए कि क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि आपको समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर। आप यहाँ पे एक वर्ड देखे होंगे समुद्र तल से। जैसे आपको देखिए पृथ्वी के अंदर जो सबसे नीचे गहराई है वो आपका है मेरियाना गर्त। तो बोला जाए कि हम मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो वहां पे रहता है कि हाँ समुद्र तल से बताइए कि मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई जो है, जो समुद्र तल है उसको यहाँ पे जीरो माना जाता है क्योंकि यह सभी जगह बराबर है। और मेरियाना गर्त की यहाँ पे गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि हम लोग समुद्र तल से जीरो मानते हैं क्योंकि सभी जगह यह बराबर है और इसी से ही हम लोग ऊंचाई और निचाई को मापते हैं। तो ये आपको बस याद हो गया होगा, आपको यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि ऊंचाई और निचाई जो है प्रायः मीटर में मापते हैं। अभी हम देखें 8848 मीटर, 11,022 मीटर। तो यहाँ पे ऊंचाई और गहराई को प्रायः मीटर में मापा जाता है। और ऊंचावत प्रदर्शन की कुछ प्रचलित विधियां दी गई है किसके माध्यम से हम लोग ऊंचाई और निचाई को मापते हैं। जैसे देखिए पर्वतीय छायाकरण, इससे मापते हैं। साथ में ह्यूसर विधि, उसके बाद अस्तर रंजन विधि, तल चिन्ह, उसके बाद स्थानिक ऊंचाई और समोच्च रेखा, यानी इन सभी के विधि के माध्यम से जो है हम लोग ऊंचावच की, यानी कितनी ऊंचाई है उसको हम लोग मापते हैं मानचित्र में। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि मानचित्र में स्थलाकृति को उचित संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा मानचित्र में कोई जगह दिखाना है, जैसे मान लीजिए रेलवे लाइन दिखाना है, तो मानचित्र में रेलवे लाइन ऐसे बना दिया जाता है छोटा सा, ताकि आपको सब कोई समझ जाए कि हाँ ये रेलवे लाइन है। उसके बाद मान लीजिए मंदिर दिखाना है या आपको मस्जिद दिखाना है, तो या अगर गिरज्वारा दिखाना है तो उसका एक छोटा सा रूप, जैसे मान लीजिए ऐसे करके, अगर ऐसे करके तो समझ लीजिए ये गिरजाघर है। तो इस टाइप से जो है वहां पे दिखाया जाता है। ऊंचावच प्रदर्शन हेतु विशेष विधि का विशेष परिस्थितियों में जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अगला यहाँ पे एक विधि है पर्वतीय छायाकरण विधि। तो पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या होता है कि इसमें प्रकाश और छाया से काम लिया जाता है। यहाँ पे इसी में देखिए छिपा हुआ है छायाकरण। तो छाया किससे बनता है, प्रकाश से बनता है। यानी पर्वतीय छायाकरण विधि में जो है प्रकाश और छाया से काम लिया जाता है। इस विधि में उत्तर पश्चिम कोने में स्थलाकृतियों पर प्रकाश करने की कल्पना की जाती है और इस विधि से ऊंचाई और निचाई का जो है सही ज्ञान नहीं हो पाता है। हालांकि इसमें देखिए होता क्या है, पर्वतीय छायाकरण में मान लीजिए कहीं पे ये आपका मैप है और मैप में पर्वत को दिखाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्वत है, तो पर्वत के ऊपर देखिए अगर प्रकाश पड़ रहा है, तो जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पे उजला दिखाई देगा। जब उजला दिखाई देगा तो समझ जाएंगे कि हाँ ये आपका ये उठा हुआ भाग है। और मान लीजिए जहाँ पे छाया नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो वह काला दिखाई देगा। अब काला दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे समझेंगे कि हाँ यह आपका थोड़ा धंसा हुआ है, यानी आपको यह गहराई है। और यहाँ पे उजला है जहाँ प्रकाश पड़ रहा है, तो वह उठा हुआ है, यानी ये उठा हुआ है और यह धंसा हुआ है। तो यह आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वहां पे पर्वतीय छायाकरण, यानी आपको छाया के माध्यम से, यानी वहां पे हम लोग प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग पर्वतीय छायाकरण विधि। इसमें क्या होता है कि ऊंचाई और निचाई का जो है सही ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रकाश पड़ रहा है तो ठीक है उजला है, हम समझ रहे हैं कि उठा हुआ है, लेकिन यह कितना उठा हुआ है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर, ये तो पता नहीं चल रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे थोड़ा काला है तो समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे गाढ़ा है, लेकिन कितना गहराई है ये आपको एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ऊंचाई और निचाई का सही ज्ञान जो है नहीं हो पाता है इस विधि में। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और छोटी मापनी के मानचित्रों में जो है पर्वतीय छायाकरण विधि का उपयोग किया जाता है, यानी छोटा छोटा जहाँ पे माप देखना है, जैसे आपको बड़ा माप है उसमें छोटी चीजें देखनी है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें उत्तर से पश्चिम कोने में स्थलाकृति पर प्रकाश की कल्पना की जाती है। ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको अगला यहाँ पे दिए दिखा हुआ है, यहाँ पे है ह्यूसर विधि। चलिए इसको देखते हैं। ह्यूसर विधि में क्या होता है कि भूमि ढाल अथवा ऊंचाई निचाई दिखाने के लिए ह्यूसर विधि में छोटी छोटी और सटी रेखाओं से काम लिया जाता है। यानी जो ह्यूसर विधि है वो आपको भूमि ढाल पर ऊंचाई और निचाई दिखाता है। तो यहाँ पे एक रेखा के द्वारा दिखाया जाता है कि यहाँ रेखा दर्शाकर दिखाते हैं कि वह वहां पे क्या है, कैसे है। तो सबसे देखिए ह्यूसर विधि के अंतर्गत खरी ढाल प्रदर्शित करने के लिए छोटी सटी रेखा, जैसे मान लीजिए अगर खरा ढाल है तो बहुत ज्यादा अगर खरा ढाल है तो वहां पे हम लोग जो है छोटी रेखा जो है छोटी
और सटी-सटी यहाँ पे हम लोग देंगे। और उसी प्रकार अगर मान लीजिए मंद ढाल है, यानी आपको कम ढाल है, तो वहाँ पे अपेक्षाकृत बड़ी और दूर-दूर रेखाएँ देंगे। तो दूर-दूर रेखा हुआ है, बड़ा-बड़ा है, तो समझ लीजिए वहाँ पे जो है छोटा ढाल है, यानी मंद ढाल है। और अगर खड़ी ढाल है, तो वहाँ पे छोटी-छोटी रेखा जो है आपको सटा-सटा दिखाई देगा। तो ये आपको याद रखना है। और जहाँ पे समझ लीजिए कि समतल भाग है, वहाँ पे लाइन देना ही नहीं है, यानी वहाँ पे खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये आपको होता है ह्यूसर विधि के माध्यम से। अगला देखिए, इसमें है अस्तर रंजन विधि। तो अस्तर रंजन विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि विभिन्न भागों को इसमें रंगों के द्वारा, यानी उसमें रंग भर के मानचित्र पर दिखाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे किसी मैदान में, देखिएगा अगर वहाँ पे मैप में हरा रंग है तो हम समझ लेते हैं कि वहाँ पे मैदान है। उसी प्रकार देखिए, अगर पहाड़ को दिखाना है तो वहाँ पे पहाड़ और पठार है, तो उसको हम लोग भूरे रंग से दर्शाएंगे। अगर हम देखेंगे मरुभूमि है, यानी मरुस्थल है, तो उसको हम लोग पीला रंग से दर्शाएंगे। अगर पानी को दिखाना है तो नीला रंग से दिखाते हैं। अगर बर्फीला क्षेत्र को दिखाना है तो उसको हम लोग उजला रंग से दिखाते हैं। तो ये आपको देखिएगा मैप में, और इसी को बोलते हैं हम लोग अस्तर रंजन विधि। अगला यहाँ पे देखिए, इसमें है तल चिन्ह। तल चिन्ह क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। वास्तविक संरक्षण के द्वारा समुद्र तल से किसी स्थान की मापी गई जो ऊंचाई होती है, तल चिन्ह कहलाता है। यानी समुद्र तल से किसी स्थान की जो दूरी आपको ऊंचाई मापी जाती है, उसी को बोलाता है तल चिन्ह। और इसे बीएम से दर्शाते हैं, यानी बेंच मार्क से इसको दर्शाया जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपको देख लिए। और तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को हम लोग स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। यानी तल चिन्ह से मान लीजिए किसी खंभा को मापते हैं, किसी मकान को मापते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक ऊंचाई। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलेंगे आगे। आगे यहाँ पे जैसे देखिए, समोच्च रेखा है, तो समोच्च रेखा भी एक विधि है। तो मानचित्र पर जो है समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा जो होती है समोच्च रेखा कहलाती है। मान लीजिए आपको मानचित्र पर दो ऊंचाई की एक समान जैसे पर्वत है, और इसको मिलाने वाली जो रेखा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समोच्च रेखा। तो समोच्च रेखा आप देख लिए। अब इसमें भी आपको टाइप होता है, जैसे देखिए खड़ी ढाल के लिए समोच्च रेखा पास पास, और मंद ढाल के लिए दूर दूर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर समोच्च रेखा बहुत पास पास में, यानी आपको ऐसे ऐसे बनाया गया है बहुत पास पास में, तो समझ लीजिए कि वहां पे आपको क्या है, खड़ी ढाल है, यानी आपको ढाल है बहुत, मतलब ऐसे खड़ा हुआ ढाल है। और जहां पे मान लीजिए आपका दूर दूर बनाया गया है समोच्च रेखा, जैसे यहाँ पे दूर है, यहाँ पे बन गया, यहाँ बन गया, तो वहां पे जो ढाल है आपको यहाँ पे कम ढाल है, और ये ज्यादा ढाल है। तो बस इसमें इतना अंतर आपको याद रखिएगा। और ऊंचाई नीचाई दिखाने के लिए जो है समोच्च रेखा जो है सर्वोत्तम विधि माना जाता है, कि हाँ कितना पर्वत है ऊंचा है, और कितना यहाँ पे नीचा है। जैसे हम समझ लेंगे कि हाँ, अगर मान लेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए पास पास अगर रेखा, अगर उसमें अगर दिया गया है समोच्च रेखा पास पास ऐसे पड़ा हुआ है, तो समझ लेंगे कि हाँ आपका मंद ढाल है। अगर हम देख लेंगे कि दूर दूर ऐसे है, तो समझ लेंगे वहां पे जो है ऊंचाई ढाल है। तो यहाँ पे ये जो है समोच्च रेखा जो है ऊंचाई नीचाई दिखाने के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। और समान दूरी पर खींची गई समोच्च रेखाओं को जो है समतल यहाँ पे समढाल प्रदर्शित होता है। यानी अगर समान अगर दूरी पर खींचा गया है, मान लीजिए यहाँ हो गया, फिर समान दूरी पे खींचा गया, तो समझ लीजिए वहां पे समढाल है, यानी आपको बराबर ढाल है। आगे देखेंगे हम लोग, अब अधिक ऊंचाई पर पास पास एवं कम ऊंचाई पर दूर दूर समोच्च रेखाओं को मिलने से जो है अवतल ढाल प्रदर्शित होता है। यानी यहाँ आपको याद रखिएगा, अगर वहां पे अगर समोच्च रेखा में जो है अधिक ऊंचाई पे पास पास और कम ऊंचाई पे दूर दूर जो है समोच्च रेखा के जो मिलाया जाता है, तो वहां पे जो है अवतल ढाल का दिखाया जाता है। तो ये आपको देखना है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि सीढ़ीनुमा ढाल के लिए जो है दो समोच्च रेखाएं पास पास, और अगली समोच्च रेखा जो होती है वह दूर दूर बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सीढ़ीनुमा है, जैसे मान लीजिए ऐसा यहाँ पे खेत है, ऐसे अगर सीढ़ीनुमा बनाया गया है, तो उसमें क्या होता है कि दो समोच्च रेखा आपको पास पास में मिलेगा। मान लीजिए आपको दो समोच्च रेखा ऐसे पास पास में मिल गया, और इसका जो अगली समोच्च रेखा होगा वो आपको दूर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यह कब होता है, तो सीढ़ीनुमा पे होता है, यानी दो आपको मिलेगा पास पास में और अगला बहुत दूर मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला इसमें है शंक्वार पर्वत को। मान लीजिए अगर शंक्वार पर्वत दिखाना है, अभी तो हम देखे हैं सीढ़ीनुमा ढाल को दिखाना है। अगर मान लीजिए अगर शंकु वाला पर्वत है, यानी आपका शंक्वार है, शंकु के आकार का बना हुआ है, जैसे ऐसे ये आपका शंकु का पर्वत का बना हुआ है, ऐसा पर्वत को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि समोच्च रेखा जो है लगभग गोलाकार दिखाई बनाई जाती है। जैसे देखिए आपको जो शंकु होता है, शंकु के नीचे आपको देखिए आपको गोलाकार होता है, तो समझ लीजिए वहां पे समोच्च रेखा भी जो है गोलाकार देखने को वहां पे आकृति में मिलता है। जिसमें समोच्च रेखा का मान जो होता है वह बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ मिलता है, जैसे बाहर से यहाँ पे अंदर की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये होता है शंक्वार वाला पर्वत पे। तो ये आप यहाँ पे देख लिए होंगे। अब हम देखेंगे आगे। यहाँ पे देखिए झील या बंद सागर को दिखाने के लिए क्या किया जाता है। तो मान लीजिए झील है या कोई बंद सागर है,
तो उसको गोलाकार समोच्च रेखाओं से समुचित समूह में मान जो है बाहर से अंदर की ओर यहाँ पे होता है। यहाँ भी गोलाकार दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये अंदर से बाहर आएगा। और एक और देखिए, अगर शंकु वाला दिखाएंगे तो वहां भी आपको गोलाकार दिखाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको मान जो है इसका बाहर से अंदर, आपका मान जो है अंदर से बाहर जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाहर से जब अंदर आता है तो वो आपको झील या बंद सागर में दिखाई देता है। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगला है कि पठारी भाग को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं का जो है यहाँ पे लंबाकार आकृति ये बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर पठार और पठार भाग को दिखाना है तो यहाँ पे समोच्च रेखा कैसा दिखाई देंगे, हम लोग लंबाकार आकृति में दिखाई देंगे। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा अंतर जो है दिखाई, ये आपको याद रखना है। पठार वाला में देखिए लंबाकार, और झील और शंकु वाला में गोलाकार आपको दिखाई देखने को मिलेगा। और सीढ़ीनुमा वाला में देख लिए कि दो पास पास में और एक आपका दूर दूर आपको समोच्च रेखा देखने को मिलती है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा अंतर है जो आपको याद रखना है। जैसे देखिए अगला है कि पर्वत स्कंद और नदी घाटी प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा की आकृति जो होती है भी आकार की दिखाई देती है। मान लीजिए अगर नदी घाटी दिखाना है और पर्वत स्कंद दिखाना है तो वहां पे जो समोच्च रेखा हो जाती है वहां पे भी आकार की जाती है, किंतु नदी घाटी के लिए उल्टी भी का प्रयोग किया जाता है। अगर नदी घाटी है तो वहां पे उल्टा भी का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखिए कि दो समोच्च जो रेखा होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। पत्र पत्रिकाओं एवं एटलस एवं दीवारों मानचित्र पर जो है ऊंचाई दिखाने के लिए अस्तर रंजन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा आपको जो एटलस जो होता है, हम लोग एटलस खरीदते हैं या दीवार पे मानचित्र साटे रहते हैं, तो उसमें जो है अस्तर रंजन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको जो हरा मैदान है तो वहां पे उसके लिए हरा रंग, और जहाँ पे पानी है तो वहां पे नीला रंग, उस प्रकार का जो विधि होता है अस्तर रंजन विधि कहलाता है। तो उसी का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। और खड़ी भी आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वह जब नदी जो है, वह नदी जो है युवा अवस्था में रहता है तब बनाता है। और वहीं अगर नदी घाटी यहाँ पे भी आकार के उल्टी बनाता है तो आपको वह समोच्च रेखा होता है। तो ये आपको याद रखिएगा। अगर नदी जब शुरू से जब बहता आता है, जब युवा अवस्था में रहता है तो बहुत तेज पानी बहता है, तो उसमें जो है कहीं गाय खाई बना लेता है, गहरी खाई जहाँ पानी आके बहता है और यहाँ पे गिर जाता है, तो यहाँ पे खाई बना देता है। तो इसी को उन्हें बोलते हैं भी आकार की घाटी। और पठार का जो आधार होता है और शिखर दोनों चौड़ा होता है और विस्तृत में यानी फैला रूप से रहता है। देखिए पहाड़ जब जो रहेगा पठार इस टाइप में रहता है। तो पठार का आधार और ये आपका ये बेस और आपका जो ऊंचाई, ये जो रहता है दोनों आपको क्या रहता है, चौड़ा रहता है, लेकिन यह विस्तृत रूप से फैला होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पठार। तो आप देख लिए। अब हम चलिए इसके एमसीक्यू को देखते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंचावच प्रदर्शन करने के लिए ह्यूसर विधि का प्रयोग विकास किसने किया था। तो ह्यूसर जो है विधि एक ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम था लेहमान। तो लेहमान के द्वारा किया गया है। ये आपको एससीईआरटी के मतलब ये जो चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर पे ही दिया गया, फर्स्ट पेज पे ही दिया गया है। लेहमान जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के थे एक सैन्य अधिकारी, उसी के द्वारा आपको ह्यूसर विधि का उपयोग जो है खोज किया गया था। दो नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो आपको बताया है ये आपका जो है पर्वतीय छायाकरण में जो है उत्तर से पश्चिम कोने में आपको यहाँ पे प्रकाश जो है पड़ने की कल्पना की जाती है। और उसी में हम लोग देखते हैं कितना गहरा कितना ऊंचा है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या बोलते हैं। तो छोटी और महीन खंडित रेखाओं को जब देखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूसर विधि। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई जो ऊंचाई होती है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक ऊंचाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीला रंग किसको दर्शाता है। तो नीला रंग जल को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानचित्र में मैदान किस रंग को दिखाता है। तो हरा रंग को। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। मानचित्र में सफेद रंग तो आपको बर्फीला जाएगा, यहाँ पे हिमच्छादित शिखर यानी बर्फ से ढका हुआ जो आपका पर्वत है उसको दिखाता है। तो 7 का सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रीकृत वृत्तकार को जो है जिसके बीच में समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती है, और इसमें जो है इससे किस प्रकार की भूमि आकृति का अनुमान लगाया जाता है। जब समोच्च रेखीय सकेंद्रीय वृत्ताकार हो तो वृत्ताकार आपको किस में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वह पहाड़ को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 9 नंबर है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से दिखाते हैं। तो मरुभूमि को जो दिखाते हैं तो पीला रंग से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए जो है कंटूर रेखाओं के द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच जो है दूर तक खाली स्थान जगह छोड़ दिया जाता है। तो वह आपको पठार दिखाने के लिए
ऐसा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 11 नंबर है कि ऊंचावच प्रदर्शित करने के लिए ह्यूसर विधि का उपयोग किसने किया था? तो लेहमान के द्वारा किया गया था, आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन की अस्त्ररंजन विधि के अंतर्गत नीला रंग किसको दिखाता है? तो आपको जलीय भाग को, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों को इनमें से क्या नहीं होता है? तो देखिए, आपको जो भू आकृति पाया जाता है पृथ्वी पर, उसमें बताया जा रहा है यहाँ पे क्या नहीं होता है। देखिए, लंबाई होता है, मोटाई होता है, चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे गहराई जो है नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ये आपको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है कि ह्यूसर विधि में अधिक ढालू भाग कैसा दिखता है? तो ह्यूसर विधि में जो अधिक ढाल है वो आपको कैसा दिखेगा? तो वह काला दिखता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मान लीजिए अगर अधिक वहां पे ढाल है तो वो आपको काला दिखाई देता है। 15 नंबर है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग किस स्थलाकृति को दिखाता है? तो अस्तर रंजन विधि में अगर हल्का कत्थक रंग से रंगा हुआ है तो समझ लीजिएगा आपको वहां पे पर्वत है। 16 नंबर है कि छोटी मापनी के मानचित्रों में ऊंचावत प्रदर्शन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो छोटी जो मापनी होता है उसमें आपका देखें तो उसमें किया जाता है पर्वतीय छायाकरण का। तो यहाँ पे आपको 16 का डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी विधि ऊंचावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है? तो ह्यूसर विधि, समोच्च रेखीय अंक विधि जो है यह आपको कोई किसी प्रकार का ऊंचावच प्रदर्शन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर है कि तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई जो ऊंचाई होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्थानिक ऊंचाई। तो 18 का यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, यदि मानचित्र में क्रमानुसार यदि पहली और दूसरी समोच्च रेखा सटी सटी हो, फिर दूसरी तीसरी और चौथी जो है समोच्च रेखा सटी सी हो, और उनसे दूर पांचवी और छठी जो रेखा हो सटी सी रहे, तो उनमें से जो है उससे किस प्रकार का पता चलता है कि हाँ यह आपको कौन सा मानचित्र में दिखाता है? तो यहाँ पे आपको यह दिखाता है सीढ़ीनुमा ढाल को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 20 नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन कि यदि समोच्च रेखाओं के द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर दिखाई देता हो तो उस स्थान को किस प्रकार की भू आकृति का प्रदर्शन माना जाता है? तो यह आपको माना जाता है कि यह जलप्रपात को दिखा रहा है, यानी आपको एक जगह आकर मिल रहा है बिंदु पर, तो समझ लीजिए वह जलप्रपात है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर में देखिए यहाँ पे सही कथन कौन सा कथन सही है चुनना है। तो यहाँ पे देखिए कि पहला दिया है कि भूमि की ढाल दिखाने के लिए छोटी-छोटी और सटी-सटी रेखाओं में काम लिया जाता है और इन्हें ह्यूसर कहते हैं। तो ये आपका सही है। बी नंबर है कि प्राकृतिक मानचित्र में मैदानी रंग को हरा रंग प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। समुद्र की सतह के समानांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा या कंटूर कहलाती है। तो ये भी आपका सही है, यानी आपको ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर सवाल, वी आकार की समोच्च रेखा किस स्थलाकृति को जो है यहाँ पे प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पे अभी बताए हैं आपको पढ़े हैं। तो यहाँ पे बाहुकूट, एक बाहुकूट होता है उसको प्रदर्शित करता है। 23 नंबर है कि अस्त्ररंजन विधि में बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से? तो सफेद रंग से। 24 नंबर है कि समुद्र की जल सभी जगह कैसी होती है? तो एक जगह बराबर होती है और उससे हम लोग ऊंचाई और निचाई को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर है कि बीएम प्रदर्शित करता है। तो बीएम किसको प्रदर्शित करता है? तो यह आपको प्रदर्शित करता है तल चिन्ह को। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 26 नंबर है कि यदि समोच्च रेखा दूर दूर बनाई जाती है तो इससे किस भू आकृति को प्रदर्शित करता है? तो यह मंद ढाल को प्रदर्शित करता है, यानी दूर दूर बनाया है तो मंद है और नजदीक बनाया गया है तो वो आपको खड़ी ढाल है। तो यहाँ पे यह देख लिए। अब हम आगे चलते हैं और आगे और आपका आखिरी चैप्टर है आपदा प्रबंधन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देखिए पहला पॉइंट दिया गया था कि धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना को प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। यानी जब अचानक आता है प्रकृति के द्वारा तो हम उसको बोलते हैं आकस्मिक प्राकृतिक आपदा। तो यहाँ पे होगा। और दीर्घकालीन क्षति पहुंचाने वाली जो आपदाएं होती है वो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संकट। यानी जब बहुत दिन तक जब से मान लीजिए कोई घटना आपको आपदा हो गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संकट। लेकिन जब आपको जब अचानक कोई घटना होता है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया है कि प्राकृतिक आपदा की गति तीव्र होती है जिस पर नियंत्रण नहीं होने के कारण इसके तत्कालीन प्रभाव से जो है व्यापक धन जन की हानि होती है। क्योंकि प्राकृतिक जब आपदा आती है तो अचानक आती है और उस पर नियंत्रण के कारण जो है क्या होता है
बहुत सारा जन-जीवन की हानि होती है। प्राकृतिक संकट की गति जो है धीमी होती है, जिसका प्रभाव अस्थायी होता है, क्योंकि प्राकृतिक जो संकट है, वो आपको दीर्घकालीन पहुँचाने वाली आपदा होती है, तो पता चलता है कि हाँ, आपको आने वाला है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो है आकस्मिक घटना है, जो प्राकृतिक आपदा है, वो आपको अचानक आता है। और जिस मतलब मान लीजिए अचानक जैसे भूकंप आ गया, घर में बैठे हैं, तो प्राकृतिक आपदा है, आपको भूकंप आना, तो उसमें जो है जान-माल की ज़्यादा हानि हो गई। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना आपको प्राकृतिक संकट हो गया, क्योंकि कोरोना जो हो गया, वो आपको पता है और वो आपको एक दीर्घकालीन है, वो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन जब अचानक आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। तो यहाँ पे समझ लिए होंगे। आगे देखेंगे, प्राकृतिक संकट की गति धीमी होती है, जिसका प्रभाव अस्थायी होता है, ये आप समझ लिए। आगे हम चलेंगे कि भूकंप से जो भयंकर विनाश की आशंका बनी रहती है, ये आपको सबको पता है। और भारत में भूकंप का प्रमुख कारण जो है क्या है, तो इंडियन प्लेट और साथ में यूरेशियन प्लेट, ये दोनों जो है प्लेट के हमेशा टकराते रहता है, जिससे भारत में भूकंप आते रहता है। इंडियन प्लेट जो है प्रतिवर्ष 3 से 5 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में खिसकती रही है। और भारत में भूकंप के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में कौन कौन है, तो आपको कक्ष में है गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पे जो है ये आपको अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पे भूकंप हमेशा देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट दिया है कि भूकंप के अति संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में हो गए, जैसे गुजरात, उसके बाद जम्मू कश्मीर, तराई भाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं उड़ीसा का पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल है, जहाँ पे जो है भूकंप आते रहता है। भूकंप के देखिए, जहाँ पे मध्यम संवेदनशील है, जहाँ पे आपको कभी-कभी आता है, जैसे देश का पश्चिमी क्षेत्र हो गया, जैसे सतपुरा, विंध्याचल, साथ में लगी आपको मध्य पेटी, मध्यवर्ती मैदान का भाग, यहाँ पे जो है संवेदनशील है, लेकिन यह मध्य संवेदनशील है। जबकि निम्न संवेदनशील की बात करें, तो वहाँ पे बहुत ना के बराबर आता है, तो उसमें आपको अगर हम बात करें, तो निम्न संवेदनशील क्षेत्रों में जो है मध्यम संवेदनशील क्षेत्रों से सटी हुई भीतरी पट्टी जो है, इसमें यह शामिल रहती है। अगला देखेंगे, न्यूनतम संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे कर्नाटक आ गया, पूर्वी महाराष्ट्र आ गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और साथ में राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे जो है यह निम्न संवेदनशील है, यानी आपको यहाँ पे जल्दी भूकंप देखने को नहीं मिलता है। अब हम आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे दिया गया है कि पूरे भारत को जो है 5 भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह के नीचे जो है जहाँ हलचल आरंभ होती है, वो आपका भूकंप का नाभि यानी फोकस कहलाता है। और फोकस के ठीक ऊपर धरातल पर जहाँ जो है भूकंप को महसूस किया जाता है, उसको बोला जाता है अधिकेंद्र। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, जहाँ पे भूकंप शुरू से निकल रहा है जमीन के अंदर से, मान लीजिए आपका जमीन के अंदर है, तो वहां पे आपका भूकंप का नाभि यानी आपका ये फोकस हो गया। और जैसे ये निकल कर पृथ्वी की सतह पे आपको जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले महसूस होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र, याद रखिएगा। और 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाली तरंगों को जो है प्राथमिक तरंग, जबकि गति और धीमी गति को जो गति जो करती है तरंग, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक तरंग। तो यहाँ पे याद रखिएगा, 1 सेकंड में अगर 8 किलोमीटर दूरी जो है तरंग गति करता है, तो उसको हम लोग प्राथमिक तरंग करते हैं। और अगर धीमी से अगर गति से तय कर रहा है, तो उसको हम लोग द्वितीय तरंग बोलते हैं। तो ये आपको भूकंप के बारे में याद रखना है। भूकंप की जो तीव्रता है मापने के लिए जो है रिएक्टर जो स्केल है, रिएक्टर पैमाना, उसका प्रयोग किया जाता है। और यह और इसके अनुसार जो है क्या होता है कि 7 से अगर अधिक प्रदर्शित कर रहा है रिएक्टर पैमाने पे, तो समझ लीजिए आपका भूकंप जो है बहुत विनाशकारी है, ये आपको याद रखना है। और सुनामी की अगर हम बात करें, तो सुनामी जो है ये आपका एक जापानी शब्द है, जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है भयंकर दैत्य। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखिएगा सुनामी के बारे में, सुनामी एक जापानी शब्द है और इसका अर्थ होता है भयंकर दैत्य। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि समुद्री किनारा आने और जल की गहराई कम होने पर जो है तरंगों की गति बढ़ने लगती है। यानी जब कोई समुद्र का जो किनारा होता है, वहां पे आने पर और जल की गहराई जब होती है कम, तो वहां पे तरंग की गति वहां पे बढ़ने लगती है। और बर्नौली का प्रमेय पढ़े होंगे, बर्नौली का सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि दबाव घटने पर आपको वेग बढ़ता है, और इसी कारण जो है तटीय क्षेत्रों में 15 मीटर या उससे ऊंची तरंगें देखने को मिलता है। तो ये आपको बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत है कि आपको जब प्रेशर घटाइएगा, तो वेग जो है आपको बढ़ता है। किसी चीज को जब देखिएगा ज्यादा दाबे हुए हैं, तो वह वेग जो है उसका गति कम हो जाता है, और किसी भी चीज को छोड़ दिए यानी दबाव कम कर दिए, तो उसका जो है चाल बढ़ जाता है। तो यही कहलाता है कौन सा, तो आपको बर्नौली प्रमेय। और इसी कारण जो है आपको तटीय क्षेत्रों में जो है आपको जो समुद्र की तरंगे है, वो आपको 15 मीटर या उससे ऊंची देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी 2004 में, तो उसकी यहाँ पे चर्चा याद रखिएगा। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है
0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में आते हैं। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो इलाका है, यानी 0 डिग्री के 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, आपको यहाँ पे क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। भारत के पूर्वी तट पर जो है चक्रवात अधिक आता है, याद रखिएगा। बाढ़ आपको अचानक नहीं आती है, क्योंकि बाढ़ जो है आपको पहले से आती है, तो पता चलता है कि हाँ बाढ़ आने वाली है, नदी का पानी यहाँ तक आ गया है, जल स्तर बढ़ रहा है, तो बाढ़ आएगा। तो यहाँ पे अचानक नहीं आती है। और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने जो है 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है कि देश का 30% जो भाग है और 5 करोड़ लोग जो है हर एक साल सूखे से प्रभावित होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे राजस्थान में अरावली के पश्चिम हो गया, जहाँ पे आपको थार मरुस्थल है। गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है, जहाँ पे आपको रेगिस्तान पाया जाता है, तो वहाँ पे जो है हमेशा जो है सूखा रहता है, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है, बारिश नहीं होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला यहाँ पॉइंट दिया गया, जैसे कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, कोंकण, ये आपको इत्यादि पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे भूस्खलन हमेशा होता रहता है, क्योंकि भूस्खलन कहाँ पे होगा, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है। और आपदा प्रबंधन के लिए तत्कालीन और दीर्घकालीन उपाय वहाँ पे हमेशा किए जाते रहते हैं, तो ये आपको याद रखिएगा। बिहार की बात करें, देखिए बिहार जो है एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है, क्योंकि बिहार में जो है आपको मालूम होगा कोसी नदी जो है, यहाँ पे कोसी जो है बिहार का स्रोत कहलाता है, क्योंकि बिहार में हर एक साल इसके वजह से बाढ़ आता है। तो बिहार को क्या रखा गया है, एक आपका संकटग्रस्त यहाँ पे राज्य है। और आपातकाल में जो है, आपदा काल में एक वैकल्पिक संचार व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पे आपदा प्रबंधन में जो है स्थानीय लोगों का सहयोग सबसे अधिक कारगर होता है, क्योंकि जब आपदा आता है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहीं उनके काम आते हैं। और सुनामी जो है एक आपका जलीय आपदा है। तो यहाँ से बस इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है समाप्त होता है, और इसी के साथ क्लास 10th का ज्योग्राफी को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है, और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।